हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी रीबर्थ ऑफ स्वीट एंजल एपिसोड 2। यह उसका रोज का ड्रामा है माँ। वो कहीं नहीं जाएगी, देखना कल सुबह तक वो वापस लौट आएगी। उसे आदत हो गई है घर में रोज रोज ये ड्रामा करने की, क्योंकि वह ये बात अच्छे से जानती है कि आप उसे कहीं नहीं जाने देंगे, इसलिए जानबूझकर वह घर छोड़कर जाती है और उसके बाद आप मुझे उसे मनाने के लिए भेजते हैं। लेकिन इस बार नहीं माँ, इस बार मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगा और न ही इस बार मैं उसे घर में वापस आने दूंगा। आप दादाजी को भी समझा दीजिए कि इस बार उसे मनाने कोई भी नहीं जाएगा। ऋषभ अपने गुस्से में अनाजाने में ना जाने क्या क्या बोले जा रहा था और ऋषभ की बेतुकी बातें सुनकर गायत्री जी को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त ऋषभ पर गुस्सा करें या उसकी बेवकूफ़ी पर हंसे। इस वक्त ऋषभ पर काफी तरह तरस आ रहा था कि कैसे वो अपनी ही जिंदगी को बर्बाद करने में लगा हुआ है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसकी जिंदगी में क्या हो गया है और अभी भी अपनी बेवकूफ़ी में ये सब बोले जा रहा है। गायत्री जी अपने बेटे की बदतमीजी को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। उन्होंने ऋषभ को बेड से खड़ा करते हुए कहा, हमारी तरफ देखिए ऋषभ, और हमें बताइए कि आप सुहानी से क्या दिक्कत है। आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? ऐसा क्या हुआ है कि जिस सुहानी के बिना आप एक पल नहीं रह पाते थे, उस सुहानी को आप अपनी आंखों के सामने तक नहीं देखना चाहते? आज तक आपकी पत्नी ने कभी भी हमें आपके और उसके बीच में बोलने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या वजह है जो आप सुहानी और अपनी बेटी से इतनी नफरत करते हैं। किसी पत्नी की बात कर रही हैं माँ आप? उसने शादी जरूर मुझे की थी, लेकिन उसका रिश्ता किसी और से था। वह मुझसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। मुझसे शादी करने के बाद भी वह अपने लवर से मिलने जाती थी। और जिस बच्चे की आप बात कर रही हैं वह मेरी बेटी है ही नहीं, वह उसके और उसके लवर की नाजायज़ औलाद है। तो क्यों ना नफरत करूं मैं उससे। मुझसे शादी करने के बाद भी किसी और से रिश्ता रखा उसने। मुझे और आप सबको हमेशा धोखा देती है आई है माँ वह। और आपको पता है माँ, जब मैंने उसे बच्चे को छोड़ देने के लिए कहा तो उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि वह मुझे छोड़ सकती है, मेरे परिवार को छोड़ सकती है, लेकिन उसे बच्चे को कभी भी नहीं छोड़ सकती। आज भी मुझसे और आप सबसे ज्यादा अपने उस नाजायज़ औलाद से प्यार करती हैं। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था मैंने उसे, और मेरे प्यार का ये सिला दिया है उसने। खुद तो मुझे धोखा दिया ही, और उसके बाद वह चाहती है कि मैं उसकी बड़ी बहन के साथ अच्छे से पेश आऊं, उसे अपने घर में रखूं। माँ, वह उस लड़की को इस घर में लेकर आए जो मुझे शादी के मंडप में छोड़कर चली गई थी। आप जानती भी है वह मुझसे क्या चाहती है, कि वह अपने लव के साथ इस तरह रहे और मैं उसकी बहन के साथ, और घर पर किसी को कुछ पता भी ना चले। इतना बेगैरत नहीं हुआ मैं कि मुझे ये सब कुछ पता होते हुए भी मैं उसके लिए परवाह करूं, उससे प्यार करूं। ऋषभ के मुंह से सुहानी के लिए इतनी कड़वी बातें सुनकर गायत्री जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लेते हुए ऋषभ से कहा कि किस आशिकी बात कर रहे हैं आप? कियारा आपकी और सुहानी की बेटी है, आप दोनों के प्यार के निशानी। गायत्री जी की बात सुनकर ऋषभ ने कहा, मेरी बेटी नहीं है माँ वह मेरी बेटी कभी थी ही नहीं। मैं एक बार के लिए यह बात झूठ भी मान लूं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट उनका क्या माँ? मैंने अपना और उस बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाया था, उस बच्ची में मेरा 1% अंश तक नहीं है, और आप कह रही हैं कि वह मेरी बेटी थी। ऋषभ की बात सुनने के बाद गायत्री जी को समझ आ रहा था कि ऋषभ के मन में किसी ने इस हद तक जहर घोल दिया है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आने वाला। वह चाहकर भी सुहानी के लिए चाहे कितनी भी सफाई दे दे, लेकिन जब तक वह सुहानी के सही होने के सबूत ऋषभ के सामने नहीं रख देती, ऋषभ किसी की बात पर यकीन नहीं करने वाला। गायत्री जी कुछ सोचकर ऋषभ से कहा, डीएनए टेस्ट आपने किसी से करवाया था? गायत्री जी के पूछने पर ऋषभ ने उन्हें बताया कि उसने अपने असिस्टेंट से कहकर उसका और सुहानी की बेटी का डीएनए टेस्ट करवाया था। आज ऋषभ ने अपनी मां के सामने वो सारा सच रख दिया था जो वो सुहानी के बारे में सोच रहा था या उसे सुहानी के बारे में बताया गया था। गायत्री जी के पूछने पर ऋषभ ने उन्हें ये भी बताया कि यह सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने खुद अपने असिस्टेंट से कलेक्ट करवाई है।
गायत्री जी को जब पता चला कि यह सारी इन्फॉर्मेशन ऋषभ को उसके असिस्टेंट ने ला कर दिया और वो डीएनए रिपोर्ट भी। उसके बाद गायत्री जी ने ऋषभ को फ्रेश होकर नीचे आने के लिए कहा और वहां से चली गई। ये सच था कि एक वक्त था जब गायत्री जी को सुहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने सुहानी के प्यार में ऋषभ को बदलते हुए देखा तब उन्हें सुहानी पसंद आ गई थी। उन्होंने सुहानी को बारीकी से परखा था। सुहानी उन्हें किसी भी कदम पर गलत नहीं लगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पसंद इतनी गलत कैसे हो सकती है। उन्होंने सुहानी के बारे में हर एक बात पता करवाई थी, खुद उस पर इतनी कड़ी नजर रखे थे, तब कहीं जाकर सुहानी उनकी परीक्षा में पास हो पाई थी और उनके बेटे की सही मायने में जीवन साथी बन पाई थी। सुहानी के बारे में ऋषभ के मुंह से इतना सब कुछ जान लेने के बाद गायत्री जी को ये तो कंफर्म हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है और यह बहुत बड़ी गड़बड़ है। किसी ने जानबूझकर ऋषभ और सुहानी के रिश्ते में दरार लाई है। सुहानी के खिलाफ ऋषभ के सामने ऐसे सबूत रखे हैं जिसे वह चाहकर भी इनकार न कर सके। गायत्री जी अपनी जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अगर वो कुछ था जो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो वह उनके बेटे की जिंदगी से खिलवाड़। गायत्री जी अपने बेटे के मामले में किसी पर भी यकीन नहीं करती थी। ऋषभ के कमरे से निकलने के बाद गायत्री जी ने किसी को कॉल किया और कहा, अगले 2 घंटे के अंदर मेरा बेटा ऑफिस के लिए निकालेगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसके असिस्टेंट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए और साथ ही वह डीएनए रिपोर्ट की असली कॉपी भी जो ऋषभ से छुपाई गई और उसे गलत रिपोर्ट पकड़वाई गई। अपनी बात कहने के बाद गायत्री जी ने कॉल कट कर दिया। गायत्री जी ने इतने सालों तक अपने बेटे और बहू के रिश्ते के बीच में कुछ भी नहीं था, क्योंकि सुहानी ने उन्हें यकीन दिलाया था कि वो सबको सही कर देंगी। गायत्री जी ने भी सुहानी को अच्छे से रखा था। वो जानती थी कि सुहानी सब कुछ ठीक कर सकती है, इसलिए उन्होंने भी कभी भी सुहानी और ऋषभ के बीच में बोलना सही नहीं समझा। हाँ, लेकिन दादाजी जरूर ऋषभ को सुहानी के साथ बदतमीजी से पेश आने पर डांट लगा देते थे। लेकिन आज जो सिचुएशन उनके सामने आया था उसके बाद वो कभी चुप रह नहीं सकती थी। उन्हें अब समझ आ रहा था कि सुहानी क्यों इतनी रात को अचानक यहाँ से चली गई बिना किसी को कुछ कहे। सुहानी का इस तरह से जाने की वजह गायत्री जी को अब अच्छे से समझ आ रही थी। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी बेटी के ऊपर लगे इल्जाम कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगी। वो अपनी बेटी को नाजायज कहलवाना कभी भी पसंद नहीं करेगी। इसीलिए आज तक सुहानी ऋषभ की हर बदतमीजी को सहती आई थी, लेकिन शायद अब ऋषभ ने अपनी बदतमीजी के हद भी पार कर दी। उसने जरूर कियारा के बारे में वही सब कुछ कहा होगा जो आज उसने गायत्री जी को कहा है। ये सब सुनकर ही गायत्री जी को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने सुहानी की बात क्यों मानी और क्यों उन्होंने ऋषभ और सुहानी के रिश्ते के बारे में पहले सब कुछ जान लिया होता तो आज कियारा को, लेकिन सुहानी इस घर से चली नहीं जाती। पता नहीं सुहानी किस हाल में अपने बच्ची के साथ होगी और कहाँ होगी। जितना सुहानी को अभी तक गायत्री जी ने जाना था वह ये बात तो अच्छे से जान गई थी कि सुहानी अपने पापा के घर नहीं गई होगी, किसी ऐसी जगह गई होगी जहां उसे अब हम में से कोई भी ना ढूंढ पाए। और सुबह दादी से फोन पर उन्होंने सब सुन लिया था। उन्हें यकीन हो गया था कि सुहानी को ढूंढना अब उनके लिए काफी मुश्किल होगा। ये दिमाग में आते ही कि सुहानी कहीं और चली गई होगी, गायत्री जी ने एक बार फिर से किसी को कॉल किया और कहा, मेरी बहू सुहानी कल रात को इस घर से निकली थी, कहाँ गई है, कब गई और अब कहाँ है? मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जितना जल्दी हो सके मुझे अपनी बहू और पोती के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। गायत्री जी ने जब किसी को कॉल किया तो वो इस वक्त सोनाक्षी के रूम के आगे से निकल रहे थे। सोनाक्षी ने जब सुना कि गायत्री जी सुहानी के बारे में पता करवाने की कोशिश कर रही हैं, उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ गया। सोनाक्षी यह बात अच्छे से जानती थी कि जब तक गायत्री थी ऋषभ की जिंदगी में वो कभी भी चाह कर भी सुहानी की जगह ऋषभ की जिंदगी में नहीं ले सकती। इसलिए अपने गंदे आइडिया को सक्सेस करने के लिए सोनाक्षी प्लानिंग करने लग गई। वो चाहती थी कि वो गायत्री जी और ऋषभ के बीच में भी वैसे ही डिफरेंस क्रिएट कर दे जिससे गायत्री जी कभी भी उसके रास्ते में ना आ पाए।
उसके इरादों को कामयाब होने से ना रोक पाए और वो आसानी से ऋषभ से शादी करके इस घर पर राज कर सके। सोनाक्षी ने जब सुना कि गायत्री जी सुहानी के बारे में पता करवाने की कोशिश कर रही हैं, उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ गया। सोनाक्षी यह बात अच्छे से जानती थी कि जब तक गायत्री थी ऋषभ की जिंदगी में, वो कभी भी चाह कर भी सुहानी की जगह ऋषभ की जिंदगी में नहीं ले सकती। इसलिए अपने गंदे आइडिया को सक्सेस करने के लिए सोनाक्षी प्लानिंग करने लग गई। वो चाहती थी कि वो गायत्री जी और ऋषभ के बीच में भी वैसे ही डिफरेंस क्रिएट कर दे जिससे गायत्री जी कभी भी उसके रास्ते में ना आ पाए, उसके इरादों को कामयाब होने से ना रोक पाए और वो आसानी से ऋषभ से शादी करके इस घर पर राज कर सके। गायत्री जी जब नीचे आए तो अभी भी ऋषभ के दादाजी और ऋषभ के पापा उनका इंतजार कर रहे थे। गायत्री जी को देखकर ऋषभ के दादाजी ने उनसे पूछा, क्या सच में सुहानी चली गई है? ऋषभ के दादाजी के बात सुनकर गायत्री जी को काफी बुरा लग रहा था। इस घर की सारी जिम्मेदारी दादाजी ने गायत्री जी को दी थी और आज वो अपने जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब हुई थी, अपने बेटे की जिंदगी को सुधारने में नाकामयाब रही थी। गायत्री जी ऋषभ के दादाजी के पास गई और उनके पास बैठते हुए उन्होंने कहा, हाँ पापा, ये बात सच है कि सुहानी इस घर से चली गई है। कोई बहुत बड़ी गलतफहमी ने उन दोनों के बीच में जगह ले ली, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं बहुत जल्द आपकी पोता बहू और परपोती को इस घर में वापस ले आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें ऋषभ की गलतफहमी को दूर करना होगा। गायत्री जी की बात सुनने के बाद ऋषभ के दादाजी ने कहा, हम जानते हैं कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन हम अपनी बुरी आंखों से वह भी देख पा रहे हैं जो शायद आप अपने बेटे के प्यार में नहीं देख पा रहे। सुहानी कभी भी इस घर से अपनी बेटी को लेकर नहीं गई थी। इससे पहले वो कभी भी घर छोड़ कर गई थी तो गुस्से में आकर कुछ वक्त के लिए जरूर जाती थी, लेकिन वह वापस लौट आई थी। लेकिन इस बार सुहानी अपने बेटी को यहाँ से लेकर गई है। हमें डर है कि कहीं सुहानी और ऋषभ के बीच में कुछ ऐसा ना हो जो उनके रिश्ते के बीच में एक गहरी खाई खोद दे। सुहानी का अतीत तो हम सभी जानते हैं। उसने अपनी जिंदगी में एक बार पहले भी रिश्तों में धोखा खाया था और अब हमें डर है कि अगर इस बार ऋषभ की वजह से उसका दिल टूटा तो उसे जोड़ना काफी मुश्किल होगा आपके लिए। वो बच्ची दिल की बुरी नहीं थी, उसका दिल शीशे की तरह साफ था। शीशे के गिलास को जब एक बार टूट जाए तो जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसने अपने दिल को एक बार फिर से जोड़कर इस घर को प्यार किया था, इस परिवार को अपनाया। ऋषभ की जिंदगी में नए रंग भरे थे, लेकिन अगर इस बार उसका दिल टूटा तो हमें डर है कि वो कभी चाह कर भी जोड़ ना पाए। इसलिए आप जो कुछ भी करें सावधानी से करें। हमें आप पर पूरा यकीन है, आप अपनी बेटे की जिंदगी को सही ट्रैक पर ले आएंगे। गायत्री जी से अपनी बात करने के बाद दादाजी अपने रूम में चले थे। दादाजी के जाने के बाद ऋषभ के पापा भी उनके कमरे की तरफ चले गए। ऋषभ के पापा जब दादाजी के कमरे में पहुंचे तो दादाजी ने उनसे कहा, हमें डर है कि कहीं आपके बेटे ने वही गलती ना दोहराई हो जो वर्षों पहले अपने की थी। आपके के घाव आज तक नहीं भरे हैं और अगर आपके बेटे ने फिर से वही गलती दोहराई है तो उसे भी अपनी पूरी जिंदगी शायद बिना प्यार के ही काटनी पड़े। ऋषभ के पापा ने अपने पिता की बात सुनकर उनसे कहा, फिक्र मत कीजिए पापा, गायत्री जी ने कहा है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगी, तो हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए कि वो सब कुछ ठीक कर ही देंगे। वो किसी और के लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि ऋषभ के लिए वह अपने जान तक दे सकती हैं। उसकी जिंदगी में वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देगी। दादाजी ने एक बार फिर से कहा, एक माँ अपने बेटे के लिए जाए कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन एक पत्नी दूसरे पत्नी का तो दर्द आराम से समझ सकती है और एक औरत होने के नाते उन्हें वह भी देखना पड़ता है जो हम माँ बाप के आंखें ना देख पाए। ऋषभ के दादाजी की यह बात तो ऋषभ के पापा को समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपने पापा से कहा, आप फिक्र मत कीजिए पापा, जो भी होगा ठीक ही होगा। आपकी बहू ने कहा है कि सब कुछ ठीक कर देंगे, तो मतलब वह कर देंगे, हमें उन पर पूरा यकीन है। आप भी उन पर यकीन बनाए रखिए, वह सही में सब ठीक कर देगी। अपनी बात कहने के बाद ऋषभ के पापा वहां से चले गए। ऋषभ जब तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे ही सोनाक्षी छुपकर ऋषभ के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, वह भी चलने लगी।
ऋषभ जानता था कि उसके पीछे सोनाक्षी भी आ रही है, लेकिन इस वक्त वो इस चीज को अवॉइड करना चाहता था। इसलिए उसने उसे वक्त कुछ भी नहीं कहा और सीधे डाइनिंग टेबल पर चला गया। गायत्री जी जो ऋषभ के आने का इंतजार कर रही थी, उन्होंने ऋषभ का नाश्ता लगाया और उन्हें खाने के लिए कहा। नाश्ता करने के बाद ऋषभ जब घर से निकलने लगा, तब गायत्री जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ऋषभ, क्या तुम अपनी माँ के लिए कुछ वक्त निकाल सकते हो? अपनी माँ की बात सुनने के बाद ऋषभ ने कहा, हाँ माँ, कहिए क्या कहना चाहती हैं। ऋषभ अब तक ये भूल चुका था कि सुहानी इस घर में नहीं है, क्योंकि यह तो उसका रोज का ही था। ऋषभ ने जब सुहानी को अपने सामने आने से मना कर दिया था, इसलिए सुहानी जब भी ऋषभ डाइनिंग एरिया के आसपास होता है, कभी अपने कमरे से बाहर नहीं रहती थी। उसे लगता था कि उसके आसपास होने की वजह से ऋषभ खाना नहीं खाएगा और वह नहीं चाहती थी कि कभी भी ऋषभ भूखा रहना पड़े, इसलिए वह जब भी ऋषभ घर पर होता, वह बाहर होती है या फिर कियारा के रूम में होती है। इसलिए सुहानी से बिना मिले डाइनिंग टेबल से चले जाना ऋषभ की आदत बन चुकी थी, और इस बात से उसे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता था। वह तो खुद चाहता था कि सुहानी कम से कम उसके सामने आए। वह सुहानी को इस घर में सिर्फ झेल इसीलिए रहा था क्योंकि वह अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए सुहानी को न पाकर उसके दिमाग से यह बात बिल्कुल ही निकल गई कि सुहानी तो कल रात को घर छोड़कर चली गई थी। ऋषभ को अभी भी यही लग रहा था कि वह अभी कहीं और कल तक वापस आ जाएगी। वैसे भी वह अपने बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी, और ऋषभ को लगता था कि सुहानी कभी भी कियारा को अपने साथ लेकर के घर छोड़कर नहीं गई थी, क्योंकि उसे हमेशा ही इस घर में वापस आना होता था। इसलिए अपने वापस लौटने का जरिया वो हमेशा है इस घर में छोड़कर जाती थी। गायत्री जी के कहने पर ऋषभ घर पर रुक गया था। ऋषभ को रुका हुआ देखकर गायत्री जी ने आसपास देखा तो सोनाक्षी अभी भी डाइनिंग टेबल पर ही बैठे हुए थी। गायत्री जी ने ऋषभ से कहा कि वो उनके रूम में आए, उन्हें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कहकर वह अपने कमरे की तरफ चली गई। गायत्री जी के कहने के बाद ऋषभ भी उनके कमरे की तरफ जाने लगा तो सोनाक्षी उस वक्त उसके रास्ते के बीच में आकर खड़ी हो गई। सोनाक्षी ने ऋषभ की कॉलर ठीक करते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी माँ तुमसे ज्यादा उसे सुहानी की तरफदारी कर रही है? वह हमेशा ही इस घर का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए इस घर को छोड़कर जाती रहती है, और तुम्हारे घर वाले हमेशा ही उसके यहाँ से चले जाने के लिए तुमने दोषी ठहराते हैं, और उसके बाद तो तुम उसे मना कर वापस घर ले आते हो, जबकि इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं होती। कौन सी माँ अपने बेटे को छोड़कर अपनी बहू की तरफदारी करती है? तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी माँ ने सुहानी को खोजने के लिए अपने आदमी भेजे। ऋषभ जो जानता था कि सोनाक्षी की यह चाल थी, उसे उसकी माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। वह सोनाक्षी को अच्छा सा जवाब भी दे सकता था, लेकिन वह जानता था कि जब भी सोनाक्षी कोई बदतमीजी करती है तो उसके बाद वह एक तमाशा ही खड़ा करती है, और सुहानी हमेशा ही अपनी बहन के बचाव में बीच में आकर खड़ी हो जाती है। इसलिए ऋषभ ने सोनाक्षी को हमेशा इग्नोर करना ही सही समझा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इसकी वजह से घर में फिर से कोई तमाशा हो। इस बार भी ऋषभ सोनाक्षी को इग्नोर करके चले जाने वाला था कि तब जब उसने सोनाक्षी मुंह से यह सुना कि गायत्री जी ने सुहानी को खोजने के लिए अपने आदमी भेजे हैं, तो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह अभी तक यही मानकर चल रहा था कि सुहानी घर छोड़कर गई है तो जरूर अपने पापा के घर गई होगी, और अगर वह अपने पापा के ही घर गई है तो फिर उसे ढूंढने के लिए आदमी बेचने की क्या जरूरत है। ऋषभ को ये बात जानकर थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसके बाद भी उसने सोनाक्षी के हाथ पकड़कर अपने कॉलर से दूर किया और उसे इग्नोर करके अपनी माँ के कमरे में चला गया। ऋषभ का इस तरह से सोनाक्षी को इग्नोर करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वह इस आस में उसकी सारी इग्नोरेंस को बर्दाश्त कर लेती थी कि एक दिन वह इस घर की बहू जरूर बनकर रहेगी, और इसके लिए वो थोड़ी बहुत बेइज्जती तो सहन कर ही सकती है। आखिर वो आर्यन परिवार की बहू जो बनने वाली थी। आर्यन परिवार की बहू बनने के बाद उसका जो रुतबा बाहर की दुनिया में होगा, उसके लिए वह भी छोटी मोटी बेइज्जती बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी।
सोनाक्षी को इग्नोर करने के बाद ऋषभ सीधे अपनी मां के कंपनी में चला गया। गायत्री जी कब से ऋषभ के आने का इंतजार कर रही थी। ऋषभ जब गायत्री जी के कमरे में पहुंचा तो गायत्री जी ने उसे सोफे पर बैठने के इशारा किया और खुद जाकर पहले दरवाजा बंद किया और उसके बाद उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। गायत्री जी ने बड़े ही नर्म अंदाज में ऋषभ से कहा, ऋषभ, आज तक आप अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद लेते आए हैं और आपके हर फैसले में हमने आपका साथ दिया है। आज भी हम आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपसे कुछ जानना है। अपनी मां को इस तरह से सीरियस होकर बात करते हुए देखा ऋषभ ने कहा, मां, बात क्या है? आप मुझे परेशान क्यों लग रही हैं? क्या आप उस लड़की की वजह से परेशान हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहीं नहीं जाएगी मां। इस घर के ऐसो आराम को छोड़कर वह कहीं जा ही नहीं सकती। वो ये सब करती हैं क्योंकि वह आप सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। इसलिए हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर वह इस घर से चली जाती हैं और उसके बाद आप लोगों उसे मनाते हैं, फिर घर बुलाते हैं और वो तो हर बार यही चाहती है कि आप खुद उसकी इम्पोर्टेंस समझें और उस घर लेकर आए। लेकिन उसे इतनी इम्पोर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतनी इम्पोर्टेंट डिजर्व करती ही नहीं है। इसलिए आप परेशान मत हो, खुद ब खुद ही 1-2 दिन में घर वापस आ जाएगी। ऋषभ के मुंह से सुहानी के लिए इतना कड़वा गायत्री जी सुबह ही सुन चुके थे। वह जानती थी कि ऋषभ सुहानाई को अब कुछ खास पसंद नहीं करता और उसके लिए उसके पास खुद की एक बड़ी वजह है जिसे गायत्री जी खुद भी मना नहीं कर सकती। कोई भी पति है कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी का किसी और आदमी से रिश्ता हो और वह किसी और के बच्चे की मां भी हो। यहाँ तो ऋषभ ने अपने दिल और दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा रखी थी कि सुहानी ने उसे धोखा दिया है और उसकी बेटी ऋषभ के नाम कर किसी और की है। तो इस सिचुएशन में ऋषभ मुंह से सुहानी के लिए जहर निकलना जायज सी बात थी। इसलिए इस वक्त गायत्री जी ने भी सुहानी के पक्ष में ऋषभ से कुछ नहीं कहा। ऋषभ के मुंह से सुहानी के लिए इतना कड़वा गायत्री जी सुबह ही सुन चुके थे। वह जानती थी कि ऋषभ सुहानाई को अब कुछ खास पसंद नहीं करता और उसके लिए उसके पास खुद की एक बड़ी वजह है जिसे गायत्री जी खुद भी मना नहीं कर सकती। कोई भी पति है कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी का किसी और आदमी से रिश्ता हो और वह किसी और के बच्चे की मां भी हो। यहाँ तो ऋषभ ने अपने दिल और दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा रखी थी कि सुहानी ने उसे धोखा दिया है और उसकी बेटी ऋषभ के नाम कर किसी और की है। तो इस सिचुएशन में ऋषभ मुंह से सुहानी के लिए जहर निकलना जायज सी बात थी। इसलिए इस वक्त गायत्री जी ने भी सुहानी के पक्ष में ऋषभ से कुछ नहीं कहा। ऋषभ की बात सुनने के बाद गायत्री जी समझ रही थी कि वो सुहानी के बारे में इतना कड़वा क्यों बोल रहा है। वो जानती थी कि एक बार सच सामने आने के बाद ऋषभ को खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो कितना गलत है। इसलिए उन्होंने इस वक्त ऋषभ को कुछ भी बोलने से नहीं रोका। ऋषभ के बोल लेने के बाद गायत्री जी ने उससे कहा, ऋषभ, हम जानते हैं कि आप सुहानी से नफरत करते हैं और हम आपको ये भी नहीं कहेंगे कि आप अपने नफरत भुलाकर उसे एक बार फिर से घर में लेकर आए। लेकिन हम आपसे ये जानना जरूर चाहते हैं कि आपको ये बात किसने बताई कि सुहानी आपको धोखा दे रही है। गायत्री जी की बात सुनने के बाद ऋषभ ने कहा, माँ, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो कोई भी आकर मुझे कुछ भी कहेगा और मैं मन कर बैठ जाऊंगा। मैं खुद उसकी बहन को उसकी लवर से बात करते हुए सुना था। वह उसे कह रही थी कि वो सुहानी से ना मिले क्योंकि सुहानी की शादी हो चुकी है और वो प्रेग्नेंट भी है। उस वक्त सोनाक्षी की बातें मुझे क्रीपी सी लगी थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने उसे कई बार उसे लड़के से बात करते हुए सुना तो मैं सुहानी का फ़ोन चेक किया था। सुहानी के नंबर पर अक्सर उसे लड़के के कॉल आया करते थे और सुहानी काफ़ी देर तक उससे बात भी करती थी। मेरे पूछने पर उसने कहा कि है उसकी कोई कॉलेज की दोस्त है और पढ़ाई के बारे में उसे कुछ जानना चाहती थी, इसलिए उसे कॉल कर रही है। उसने मुझसे झूठ बोला, फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। हद तो तब हो गई जब मैं खुद उसे उस लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद भी सुहानी ने मुझे ये कहा कि वो एक रैंडम लड़का है, उसे रास्ता पूछ रहा था। उसके बाद मैंने उसकी सारी डिटेल्स अपने असिस्टेंट से निकलवाई तो मुझे पता चला उसका और सुहानी का चक्कर काफ़ी वक्त से चला रहा है। सुहानी उससे बहुत बार मिलती है और कई बार तो ऐसी जगह भी मिली है जिसके बारे में मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है।
और जब उसकी बहन से मुझे ये पता चला कि उसकी बेटी मेरी बेटी ना होकर उसे लड़के की बेटी है, तब भी मैंने सुहाने पर कोई शक नहीं किया था माँ। लेकिन उसके बाद सोनाक्षी से ने आकर मुझसे सवाल किया कि मैं अपनी आंखें बंद करके कैसे रह सकता हूँ। उसने मुझसे कहा कि उसने मुझे सिर्फ मंडप में छोड़ा था, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ, तो फिर मैं अपने बीवी से प्यार कैसे कर सकता हूँ जो उसकी आंखों के सामने उसे धोखा दे रही है। मैंने उस दिन भी सोनाक्षी की बात नहीं मानी थी, लेकिन उसने मुझे कहा कि वह मुझे गलत प्रूफ कर सकती है। अगर मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं खुद का और सुहानी की बेटी का डीएनए टेस्ट करवाऊं। सोनाक्षी को गलत साबित करने के लिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया, तो उस रिपोर्ट में आपको पता है क्या आया? सुहानी ने जिस लड़की को जन्म दिया था, उसका डीएनए मेरे डीएनए से मैच तक नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने अपने असिस्टेंट से सुहानी की सारी रिपोर्ट निकलवाई, तब मुझे ऐसे ऐसे सच पता चले, इसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। सुहानी शुरुआत से मुझे धोखा देती आई हुई है माँ। मैंने उसे लड़की को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया और बदले में उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। ऋषभ की बात सुनने के बाद गायत्री जी ने अपने फोन में एक फोटो निकाली और ऋषभ को दिखाते हुए कहा, क्या आप इस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं? उसे फोटो को देखने के बाद ऋषभ ने कहा, नहीं मॉम, यह वो लड़का नहीं है। ऋषभ के मना करने के बाद गायत्री जी ने उसे दूसरी तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर को देखने के बाद ऋषभ ने कहा कि हाँ, यह वही लड़का है जिसका चक्कर सुहानी के साथ चल रहा है। ऋषभ के उसे लड़के को पहचान लेने के बाद गायत्री जी ने कहा, ऋषभ आप अब मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। गायत्री जी के इस तरह से सुहानी के बारे में पहले पूछने के बाद उसे अपने साथ लेकर जाना ऋषभ को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन ऋषभ कभी भी अपनी माँ की कही हुई कोई बात नहीं टालता था, इसलिए गायत्री जी के कहने पर वह उनके साथ चला गया। गायत्री जी ऋषभ को अपने फार्म हाउस पर लेकर गए थे। गायत्री जी के साथ जाकर जैसे ही फार्म हाउस पर रुके, तो एक गार्ड ने आकर जल्दी से उनका दरवाजा खोलो और उसके बाद उन्हें अंदर लेकर चला गया। ऋषभ भी गायत्री जी के पीछे पीछे फार्म हाउस की तरफ चले जा रहा था। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसे फार्म हाउस पर क्यों लेकर आई है। ये फार्म हाउस तो काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था। इस फार्म हाउस का तो उसने भी कभी इस्तेमाल नहीं किया था। इस फार्म हाउस को गायत्री जी के करने पर ऋषभ के पापा ने बस खरीदा था, उसके बाद वो कभी भी यहाँ पर आए नहीं। लेकिन इसकी देखरेख के लिए गायत्री जी ने कुछ लोगों को यहाँ रखा हुआ था। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी जगह पर गायत्री जी उसे क्यों लेकर आई हैं। फार्म हाउस के अंदर जाने पर ऋषभ को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाजों को सुनकर ऋषभ समझ गया था, इस बार जरूर फिर से किसी से कोई बहुत बड़ी गलती हुई होगी और उसी से सच उगलवाने के लिए उसकी मां ने उन्हें टॉर्चर करने का आदेश दिया होगा। ऋषभ ये बात अच्छे से जानता था कि उसकी मां जितनी स्वीट है, उससे ज्यादा खतरनाक वो एक वक्त में रह चुकी है। एक वक्त था जब लोग उन्हें लेडी बॉस के नाम से जानते थे। आर्यन परिवार का बिजनेस जरूर ऋषभ के पापा संभालते थे, लेकिन आर्यन परिवार की बाकी के उनके दुश्मनों को हैंडल करना ये सब गायत्री जी ही किया करती थी। ऋषभ के पापा इस मामले में बहुत ही सीधे थे, उन्हें अपने दुश्मनों को हैंडल करने के बारे में नहीं पता था। वो अपने सामने से अटैक करने वाले दुश्मनों से तो अच्छे से निपट सकते थे, लेकिन अपने बगल में बैठकर उनके साथ धोखा करने वाले लोगों का उनको पता नहीं चलता था, या ये कहें कि उन्हें पता होता था लेकिन उसके बाद भी वो उन्हें जवाब नहीं देना चाहते थे। तब आर्यन परिवार के एक्स्ट्रा बिजनेस अफेयर्स को गायत्री जी ने संभाला था। गायत्री जी की वजह से आर्यन परिवार का खौफ इस कदर फैल गया था कि कोई भी उनके साथ धोखा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आनंद जी सुहानी के पापा कहने के लिए ऋषभ के पापा के मैनेजर थे, लेकिन बाहर के मामलों को सुलझाने के लिए वही गायत्री जी को गाइड किया करते थे। आनंद जी ऋषभ के दादाजी की खास आदमी थे और ऐसे बहुत से मामलों को उन्होंने खुद ही खत्म किया था जो आर्यन परिवार के खिलाफ उठ रहे थे।
अपनी माँ को फिर से पहले वाले अंदाज में आया हुआ देखकर ऋषभ ये तो अंदाजा लगा सकता था कि कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है, वरना उसकी माँ ने ये सारा काम भी ऋषभ को बहुत पहले ही सौंप दिया था और वो अपने घर संभालने में बिजी हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से इस काम में उतरने का साफ साफ मतलब था कि कोई ऐसी बात है जो ऋषभ नहीं संभाल पाया और उसे हैंडल करने के लिए गायत्री जी को मैदान में आना ही पड़ा। ऋषभ जैसे जैसे गायत्री जी के साथ फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा था, वैसे ही कुछ लोगों के चीखने की आवाज बढ़ती जा रही थी। ऋषभ गायत्री जी के साथ जाकर जब अंदर की तरफ देखा तो उसका असिस्टेंट रस्सी की वजह से उल्टा लटका हुआ था और उसके नीचे मिर्ची का धुआं किया हुआ था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे काफी पीटा गया है। लेकिन ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि गायत्री जी ने उसके असिस्टेंट को क्यों उठाया और उसकी यह हालत क्यों कर रखी है। ऋषभ को अपना असिस्टेंट काफी भरोसेमंद लगता था, फिर गायत्री जी ने उसकी यह हालत क्यों की थी यह ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था। ऋषभ ने सोच लिया था कि अगर उसकी असिस्टेंट की यह हालत सुहानी की वजह से हुई है तो वो सुहानी को किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। ऋषभ अपने लोगों को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव था। किसी और की गलती की सजा वो अपने आदमियों को कभी भी नहीं मिलने जाता था, लेकिन इस वक्त वह गायत्री जी के सामने इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता था। इसलिए ऋषभ ने अपने मन ही मन में ये तय कर लिया कि यहाँ से निकलने की बात वो सुहानी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अगर उसके असिस्टेंट की हालत सुहानी की वजह से हुई है तो गायत्री जी उस असिस्टेंट के पास नहीं रुकी, वो वहां से निकलकर आगे की तरफ बढ़ गई। आगे जाकर देखा तो वहां पर गायत्री जी के लोगों ने 2 और लड़कों को बांध रखा था। उनमें से एक लड़का तो वही था जो सुहानी से अक्सर मिला करता था, जिसे इस सुहानी के साथ पकड़ने पर सुहानी ने ऋषभ को एक रैंडम लड़का बताया था। उन दोनों की ही हालत खराब हो रखी थी। उन दोनों के बॉडी से खून पानी की तरह बह रहा था और ऋषभ के घर की खतरनाक का सबसे खतरनाक कुत्ता शेरा बैठा हुआ था। देखने में ये है डॉग बिल्कुल शेर की तरह लगता था, काफी ज्यादा बड़ा और उतना ही खूंखार। शेरा को देखकर उन दोनों की हालत खराब हुए जा रही थी। गायत्री जी ने वहां पहुंचकर अपने आदमी से कहा, शेरा ने इन दोनों की अच्छे से खातिरदारी की है ना। शेरा ने जब गायत्री जी के मुंह से अपना नाम सुना तो वो उठकर गायत्री जी के पास चला गया। शेरा के अपने पास आने पर गायत्री जी ने उसके सर पर हाथ फिराया और उसके बाद उन्होंने उसे वापस उन दोनों लड़कों की खबर लेने के लिए भेज दिया। शेरा को एक बार खुद से अपने ऊपर आता हुआ देखकर वह दोनों लड़कों ने गायत्री जी के सामने हाथ जोड़ दिया। वो दोनों गायत्री जी से खुद को बचाने की भीख मांग रहे थे। उन दोनों को इस कदर तड़पता हुआ देखकर गायत्री जी ने शेरा को रुक जाने का इशारा। गायत्री जी के हाथ के एक इशारे से शेरा वहीं रुक गया जहां वो इस वक्त खड़ा हुआ था। गायत्री जी ने कहा, मेरे कहने पर यह रुक जरूर गया है, लेकिन मेरे कहने पर ही है, ये तुम दोनों को अपना खाना भी बना लेगा। और यकीन मानो, जो जहर तुमने मेरे बेटे की जिंदगी में घोला है उसके बाद मुझे तुम दोनों पर बिल्कुल भी रहम नहीं आएगा। गायत्री जी की बात सुनकर वो दोनों लड़के डर से कांप उठे। उनमें से वो लड़का जो अक्सर सुहानी से मिला करता था, उसने अपनी जान की भीख मांगते हुए गायत्री जी से कहा, मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा, प्लीज इसे रोक दीजिए। उसे लड़के का कन्फेशन सुनकर गायत्री जी ने शेरा को पीछे हटने के लिए कहा और शेरा ने भी उनका आदेश मानते हुए पीछे हट गया। शेरा के पीछे हटने पर गायत्री जी ने ऋषभ को आगे बुलाया। ऋषभ, सुन लीजिए अपनी बीवी का वो सच जो आप जानना चाहते हैं। अपनी मां के कहने पर ऋषभ भी आगे चलकर उस लड़के के सामने खड़ा हो गया। उस लड़के ने डर के मारे हाथ जोड़कर ऋषभ के सामने का, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं और सुहानी एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। मैं तो सोनाक्षी का क्लासमेट था। सुहानी सोनाक्षी के बारे में जानने के लिए अक्सर मुझसे मिला करती थी। वो तो मुझे सोनाक्षी के बारे में पूछने के लिए ही मिलती थी, लेकिन जब सोनाक्षी को ये बात पता चली कि सुहानी मुझसे मिलती है उसकी खैर खबर लेने के लिए, तब सुहानी ने मुझसे कहा था, अगर मुझे कहा था कि वह मुझे इसके लिए पैसे देगी अगर मैंने उसे उसकी बहन के बारे में सारी अपडेट दी तो। सोनाक्षी की अपनी शादी से भाग जाने की वजह से उसके सारे घर वाले उसे बहुत ज्यादा नाराज थे और सोनाक्षी ने जिस इंडस्ट्री में पर रखा था वह भूखे भेड़ियों से भरी पड़ी थी।
सुहानी नहीं चाहती थी कि परिवार के सपोर्ट न होने की वजह से सोनाक्षी के साथ कुछ भी गलत हो, इसलिए वो उसकी चुप कर खबर रखती थी। जब उस दिन आपने मुझे सुहानी के साथ देखा था तो सुहानी इसलिए चुप रही थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि आपको ये पता चले कि वो अब भी सोनाक्षी का ध्यान रखती है, उसके बारे में खबरें रखती हैं। सोनाक्षी को प्रोटेक्ट करने के लिए सुहानी ने मुझे काफ़ी बार पैसे भी दिए थे, सिर्फ इसलिए कि सोनाक्षी को कोई भी तकलीफ नहीं, और मैं उसका दोस्त होने के नाते सोनाक्षी को कभी डाउट भी नहीं होता कि यह पैसे सुहानी ने दिए हैं। सुहानी मुझे सिर्फ अपनी बहन की ख्याल रखने के लिए मिला करती थी, और उस दिन भी आपको ये जानकर बुरा ना लगे कि सोनाक्षी सी से अभी भी सुहानी का रिश्ता है, इसलिए उसने मुझे रैंडम लड़का बताकर वहां से भगा दिया था। सोनाक्षी की अपनी शादी से भाग जाने की वजह से उसके सारे घर वाले उससे बहुत ज़्यादा नाराज थे, और सोनाक्षी ने जिस इंडस्ट्री में पैर रखा था वह भूखे भेड़ियों से भरी पड़ी थी। सुहानी नहीं चाहती थी कि परिवार के सपोर्ट न होने की वजह से सोनाक्षी के साथ कुछ भी गलत हो, इसलिए वो उसकी चुप कर खबर रखती थी। जब उस दिन आपने मुझे सुहानी के साथ देखा था तो सुहानी इसलिए चुप रही थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि आपको ये पता चले कि वो अब भी सोनाक्षी का ध्यान रखती है, उसके बारे में खबरें रखती हैं। सोनाक्षी को प्रोटेक्ट करने के लिए सुहानी ने मुझे काफ़ी बार पैसे भी दिए थे, सिर्फ इसलिए कि सोनाक्षी को कोई भी तकलीफ नहीं, और मैं उसका दोस्त होने के नाते सोनाक्षी को कभी डाउट भी नहीं होता कि यह पैसे सुहानी ने दिए हैं। सुहानी मुझे सिर्फ अपनी बहन की ख्याल रखने के लिए मिला करती थी, और उस दिन भी आपको ये जानकर बुरा ना लगे कि सोनाक्षी सी से अभी भी सुहानी का रिश्ता है, इसलिए उसने मुझे रैंडम लड़का बताकर वहां से भगा दिया था। अच्छा, अगर तुम सुहानी के बॉयफ्रेंड नहीं थे और उसे हर बार सोनाक्षी की खबर देने के लिए मिला करते थे तो तुमने उस वक्त झूठ क्यों बोला जब मैं खुद तुमसे मिला था और मैंने तुमसे पूछा था कि सुहानी का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? ऋषभ के सवाल का जवाब देते हुए उस लड़के ने कहा, सर मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ इंटर करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरे परिवार की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। सोनाक्षी के आपके घर लौट जाने के बाद सुहानी ने भी मुझे पैसे देने बंद कर दिए थे, और वह मुझे पैसे देती तो भी किस हक से देती हो? मुझे सिर्फ सोनाक्षी का ख्याल रखने के लिए पैसे देती थी। जब सोनाक्षी ही उसके घर चली गई थी तो फिर उसके बाद मेरा उससे मिलना भी कम हो गया। पहले सुहानी जो पैसे मुझे दिया करती थी उससे मेरा काम चल रहा था, लेकिन जब सुहानी नहीं मुझे पेमेंट करना बंद कर दिया तो उसके बाद मुझ पर मेरे और मेरे परिवार की काफ़ी सारी जिम्मेदारी आ गई, और उन्हें पूरा करने के लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। सोनाक्षी यह बात जानती थी कि मेरे पैसों की कितनी तंगी है। उसने मुझे कहा कि सुहानी आपके साथ शादी में खुश नहीं है, इसलिए वह आपको छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन आपने उसे घर में कैद कर रखा है, इसीलिए उसे छुप छुप कर अपनी बहन की मदद करनी पड़ रही थी। इसलिए अगर मैं आपको ये कह दूं कि सुहानी मेरी गर्लफ्रेंड है और वह मुझसे बहुत प्यार करती है तो आप उसे अपने घर से जाने देंगे और वह अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाएगी। सुहानी ने मेरे बुरे वक्त में मेरी काफ़ी मदद की थी, इसलिए एक बार के लिए मैं उसकी मदद करने के लिए मान गया। मैं सुहानी से मिलना भी चाहता था, लेकिन सोनाक्षी ने मुझे ये कहकर मना कर दिया। मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी और सुहानी का मुझ पर एहसान भी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और सोनाक्षी की बात मान ली। और जब आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपसे कह दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने मुझे इस चीज़ के लिए काफ़ी सारे पैसे भी दिए थे कि मैं पर आपको ये कह दूं कि मैं उसका बॉयफ्रेंड और वह मुझसे प्यार करती है। मेरे एक बार यह कह देने की बाद सबकी ज़िंदगी सही हो जाएगी। सुहानी को अपनी ज़बरदस्ती की शादी से छुटकारा मिल जाएगा, मुझे मेरे पैसों की प्रॉब्लम से, और सोनाक्षी को भी आपके घर में फिर से बहू की जगह तो मिल जाएगी क्योंकि आप भी सोनाक्षी से ही प्यार करते हैं। आपने भी फैमिली प्रेशर में सुहानी से शादी कर रखी थी, इसलिए जब आपने मुझसे पूछा कि सुहानी तो मेरे साथ क्या रिश्ता, तो मैं आपसे कह दिया कि मैं उसका बॉयफ्रेंड। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। उस लड़के की बात सुनकर ऋषभ को खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ऋषभ जब उस मारने के लिए आगे बढ़ा तो गायत्री जी ने बीच में आकर ऋषभ का हाथ रोक दिया। गायत्री जी ने ऋषभ से कहा, इस पर गुस्सा करने से क्या होगा?
ऋषभ, अनजाने में सही लेकिन लोगों की बातों में आकर आपने बहुत कुछ गलत कर दिया है। अभी तो आपको बहुत कुछ जानना बाकी है। इस लड़के की सिर्फ इतनी ही गलती है कि इसने आपसे एक छोटा सा झूठ बोला और वह भी मजबूरी में आकर, इसलिए आप इसे जान से नहीं मार सकते। अगर मारना ही है तो उसे मारिए जो इन सब के पीछे मास्टरमाइंड था। उसके बाद गायत्री जी ने अपने आदमियों से कहा कि वो उसे लड़के को अस्पताल पहुंचा दे। उस लड़के को छोड़ देने के बाद गायत्री जी ने उस दूसरे लड़के की तरह, जो अभी भी शेरा की निगरानी में बैठा हुआ था, गायत्री जी ने उस लड़के की तरह इशारा करते हुए कहा, इससे मिलिए, यह है आपका असली मुजरिम। गायत्री जी ने उस लड़के के सामने जाकर कहा, अब तुम खुद अपना सच अपने मुंह से कबूल करोगी या फिर हम। गायत्री जी ने इतना ही कहा था कि उस लड़के ने रोते हुए गायत्री जी के पैरों में पटकर के सब सच बताने को तैयार हो गया। उस लड़के के सच बोलने पर तैयार होने के लिए गायत्री जी पीछे हट गई और उन्होंने ऋषभ को सारा सच जानने के लिए आगे कर दिया। वो लड़का कोई और नहीं, विक्रम था। विक्रम ने ऋषभ को बताना शुरू किया कि कैसे वो सुहानी से मिला था और कैसे उसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसके बाद विक्रम ने ऋषभ ये भी बताया कि उसने ही सोनाक्षी के साथ मिलकर सुहानी को आर्यन परिवार से निकलवाने के लिए चाल चली थी। सोनाक्षी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहती थी, इसलिए वो शादी छोड़कर भाग गई थी। लेकिन काफी वक्त तक इस इंडस्ट्री में धक्के खाने के बाद सोनाक्षी को एहसास हो गया था कि इस इंडस्ट्री में बिना पावर के और बिना टैलेंट के कोई भी करियर नहीं है। सोनाक्षी खूबसूरत और टैलेंटेड भी थी, लेकिन सोनाक्षी की खूबसूरती के बदले लोगों ने उसे अपने जाल में फंसना शुरू कर दिया था। शुरू में सोनाक्षी ने काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में जब उसे इस बात का एहसास हो गया कि वह बिना पावर के इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक स्ट्रगलर बनकर रह जाएगी, तब उसने आर्यन परिवार का सहारा लेने की सोची। लेकिन आर्यन परिवार तो उससे पहले से ही बहुत ज़्यादा नफरत करता था, इसलिए उसने सुहानी को अपने जाल में फंसाया। सोनाक्षी ने सुहानी को फंसाकर जब आपके घर गई, तब उसे यह एहसास हुआ कि वो कितना कुछ छोड़कर गई है। अगर वो ये सब को छोड़कर नहीं जाती तो जो पहचान बनाने के लिए इतने टाइम से स्ट्रगल किया था, वह पहचान तो उसे घर बैठे मिल जाती। अपनी किस्मत को अपनी बहन के नसीब में जाते हुए देखकर सोनाक्षी को सुहानी से नफरत हो गई थी। वो चाहती थी कि सुहानी तुम्हें डिवोर्स दे और उसके बाद तुम उसकी जिंदगी में आओ, लेकिन तुम सुहानी से बेइंतहा प्यार करने लग गए थे, इसलिए तुम दोनों के बीच में दरार पैदा करने के लिए उसने मेरा साथ दिया। मुझे भी सुहानी से अपना बदला लेना था, इसलिए मैंने भी जाकर उसके साथ हाथ मिला लिया। मैंने सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में सोनाक्षी का साथ दिया था, लेकिन इन सब की मास्टर पॉइंट्स सोनाक्षी थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी भी आपको और सुहानी को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा, मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। विक्रम के मुंह से सारा सच सुनकर तो ऋषभ के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी नज़रों के नीचे इतना कुछ चलता रहा और उसे इस बारे में अब तक भनक तक नहीं लगी। इन सब के चक्कर में आकर उसने सुहानी के साथ कितना कुछ गलत कर दिया था। उसने वही सच समझा जो लोगों ने उसे दिखाए। विक्रम से सारा सच जानने के बाद तो ऋषभ को खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त ऋषभ का कुछ और जानना इम्पोर्टेंट था, इसलिए इस बार वह बिना कहे ही सीधा अपने असिस्टेंट के पास पहुंच गया। ऋषभ के असिस्टेंट की हालत इस वक्त बहुत खराब थी। ऋषभ ने अपने मां के लोगों से उसे नीचे उतारने के लिए कहा और उसके बाद उसकी कॉलर पकड़कर फिर उससे पूछा, सुहानी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था? फिर वह डीएनए रिपोर्ट में कियारा का डीएनए मुझे मैच क्यों नहीं हुआ था? ऋषभ का असिस्टेंट उसके लिए काफी वफादार था। ऋषभ जानता था कि उसका असिस्टेंट उसे कभी भी धोखा नहीं देगा, लेकिन फिर भी ऋषभ जानना चाहता था कि वह डीएनए रिपोर्ट में जो लिखा था वह कैसे आया। जब सुहानी का किसके साथ अफेयर नहीं था, फिर वो बच्ची किसी और की कैसे हो सकती है? वो डीएनए रिपोर्ट ऋषभ से क्यों नहीं मैच हुई? उस असिस्टेंट ने ऋषभ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, सर मुझे नहीं पता कि वो रिपोर्ट कैसे बदली गई। मैंने आपको वही रिपोर्ट दी थी जो डॉक्टर ने मुझे दी थी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ऋषभ के असिस्टेंट की हालत इस वक्त बहुत खराब थी।
ऋषभ ने अपनी माँ के लोगों से उसे नीचे उतारने के लिए कहा और उसके बाद उसकी कॉलर पकड़कर फिर उससे पूछा सुहानी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। फिर वह डीएनए रिपोर्ट में कियारा का डीएनए मुझे मैच क्यों नहीं हुआ था। ऋषभ का असिस्टेंट उसके लिए काफी वफादार था। ऋषभ जानता था कि उसका असिस्टेंट उसे कभी भी धोखा नहीं देगा, लेकिन फिर भी ऋषभ जानना चाहता था कि वह डीएनए रिपोर्ट में जो लिखा था वह कैसे आया। जब सुहानी का किसके साथ अफेयर नहीं था, फिर वो बच्ची किसी और की कैसे हो सकती है। वो डीएनए रिपोर्ट ऋषभ से क्यों नहीं मैच हुई। उस असिस्टेंट ने ऋषभ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, सर मुझे नहीं पता कि वो रिपोर्ट कैसे बदली गई। मैंने आपको वही रिपोर्ट दी थी जो डॉक्टर ने मुझे दी थी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ऋषभ को अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करते हुए देखकर गायत्री जी ने उसे रोकते हुए कहा, जैसे आपको नहीं पता कि वो रिपोर्ट कैसे बदल गई, इसे भी नहीं पता होगा कि वो रिपोर्ट कैसे बदली। गायत्री जी की बात ऋषभ को समझ नहीं आ रही थी कि गायत्री जी उसे कहना क्या चाहती हैं। ऋषभ ने अपनी माँ से कहा, माँ कहना क्या चाहती है, जब डीएनए टेस्ट इसने करवाया तो उसे कैसे नहीं पता होगा कि रिपोर्ट कैसे बदल गई। ऋषभ की बात सुनकर गायत्री जी ने कहा, ऋषभ हमने आपको हमेशा एक बात सिखाई कि बाहर की दुश्मनों से लड़ने से पहले आपको अपने घर के दुश्मनों को खत्म करना होगा, तब जाकर आप अपनी जिंदगी में कहीं आगे बढ़ पाएंगे। आपके असिस्टेंट ने इस रिपोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब आप ये पूछना चाहेंगे कि जब इसने कुछ किया ही नहीं तो फिर हमने इसे सजा क्यों दी, तो इसका रीजन हम आपको बताते हैं। हमने इन्हें आपके पर्सनल असिस्टेंट के रूम में चुना था क्योंकि हमें इनके काबिलियत पर पूरा भरोसा था कि यह आपको अंदर और बाहर दोनों दुश्मनों से बचाएंगे। आपकी दुश्मनों के हर एक कदम की निगरानी खुद से रखेंगे, लेकिन यह अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभा पाए। इन्होंने आपको बाहर के दुश्मनों के लिए तो आपको हमेशा अलर्ट किया, लेकिन आपके घर के दुश्मनों को ये पहचान तक नहीं पाए। आपके असिस्टेंट होने के बावजूद इनका ये तक नहीं पता चला आपकी पीठ के पीछे आपकी और आपकी पत्नी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई और आपको इसके बारे में भनक तक नहीं लगी। आपने इसे कहा था ना सुहानी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आने के लिए। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने आपके सामने सुहानी की सारी इन्फॉर्मेशन रखी है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को जरूर तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया गया था, जिसको ना तो इन्होंने क्रॉस चेक किया और ना ही अपने क्रॉस चेक करने की जरूरत समझी, और उसका नतीजा हम सभी देख चुके हैं। यह अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से नहीं निभा पाए, इसलिए सजा के हकदार तो ये थे, इसलिए हमने इन्हें ये सजा दी है। गायत्री जी की बात सुनकर ऋषभ ने कहा, लेकिन माँ आप कैसे कह सकती हैं कि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमें थी उसको बदल के हमारे सामने पेश किया गया था। आपको ये बात कैसे पता चली कि हम तक जो रिपोर्ट पहुंच रही थी वो सही नहीं थी। ऋषभ के गायत्री जी से सवाल करने के बाद गायत्री जी ने ऋषभ के सामने अपना फोन कर दिया। ऋषभ ने जब गायत्री जी से वह फोन लेकर देखा तो उसमें एक वीडियो प्ले हो रहा था जिसमें ऋषभ का असिस्टेंट ऋषभ के केबिन में एक फाइल रख कर जाता है। उसके कुछ देर बाद ही सोनाक्षी वहां आ जाती है और वो उस फाइल को बदल देती है और ऋषभ के आने से पहले ही सोनाक्षी बड़ी सफाई से वहां से निकल भी जाती है। ऋषभ ने जब इस वीडियो को देखा तो उसका खून खोल उठा। उसे खुद के साथ साथ सोनाक्षी पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी जरूरत भी कैसे हुई ऋषभ के सामने ये चाल चलने की, ऋषभ की जिंदगी के साथ खेलने की। उस वीडियो को देखने के बाद ऋषभ ने गायत्री जी से कहा, जब आपको पता ही है कि इन सब में मेरे असिस्टेंट की कोई गलती नहीं थी तो फिर आपने इसको इतनी कड़ी सजा क्यों दी। ऋषभ का सवाल सुनकर गायत्री जी ने उसे कहा, बिल्कुल इसमें आपके असिस्टेंट की कोई गलती नहीं है। उसने आपको सारी रिपोर्ट सही इन्फॉर्मेशन के साथ ही सबमिट करवाई थी, लेकिन आपका असिस्टेंट होने के नाते उनकी जिम्मेदारी यही खत्म नहीं होती कि सही इन्फॉर्मेशन लाने के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी यह भी थी कि है उस इन्फॉर्मेशन को सही सलामत आपके हाथों में सौंप। क्या फ़ायदा इनकी इतनी मेहनत का, इतनी कोशिशें का, जब उनकी बनाई हुई रिपोर्ट आप तक सही सलामत पहुंची नहीं रही हो। ऋषभ एक असिस्टेंट का फर्ज सिर्फ यही नहीं होता कि वो अपने बॉस के सारे मीटिंग्स फिक्स करे,
उसका शेड्यूल सेट करें और उसके सारे दुश्मनों इन्फॉर्मेशन उसे लाकर दें, बल्कि उसका फर्जी यह भी होता है कि वो इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी देखे कि उसके बॉस के चीज़ों साथ कोई छेड़खानी भी ना करे और बिना उसके बस की परमिशन की कोई उसके केबिन तक ना पहुंच पाए। यहाँ आप खुद देख लीजिए, सीसी की फुटेज में ना तो आपके ऑफिस में से किसी ने सोनाक्षी को आपके ऑफिस में आने से रोका और ना ही उसे आपके केबिन में जाने से। इतनी लापरवाही के साथ कैसे संभालेंगे आप आर्यन परिवार के बिजनेस को? आप अपनी जिंदगी को तो संभाल नहीं पा रहे, आप बिजनेस को कैसे ही संभाल पाएंगे? एक कल की आए लड़की आपके ऑफिस में जाती है, आपकी केबिन में जाकर आपकी फाइल्स के साथ छेड़खानी करती है और आपको इस बात तक की भनक तक नहीं लगती। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद उस लड़की का कोई बाल तक बनाने का पाया, उसे लड़की के साथ कुछ करने का छोड़ दिया, आपको तो इस बारे में पता तक नहीं है। गलत रिपोर्ट, गलत इन्फॉर्मेशन के साथ अपने सुहाने के साथ जो कुछ भी किया है ना ऋषभ, आप अभी सोच भी नहीं सकते उसके लिए आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। आपकी जिंदगी के साथ कुछ लोग अगर इतने बड़े छेड़छाड़ करके चले गए और आपको इस बारे में पता तक नहीं चल पाता, क्या हो क्या गया, आपको क्या कर रहे थे आप जब ये सब हो रहा था, और कहाँ था आपका असिस्टेंट जब ये सब कुछ हुआ? और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको कैसे कुछ नहीं पता? गायत्री जी के डांटने के बाद ऋषभ को भी यह एहसास हुआ कि सच में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर इसी तरह कोई भी उसके केबिन में जाकर इस तरह की छेड़छाड़ कर सकता है, तो फिर तो आर्यन परिवार की बिजनेस के साथ कोई कितनी बड़ी छेड़छाड़ कर सकता है, इसका अनुमान तो वो आराम से लगा पा रहा था। ऋषभ को आर्यन परिवार का वारिस चुना गया था। परिवार के साथ साथ सारे बिजनेस की जिम्मेदारी भी ऋषभ को ही सौंपी गई थी। लेकिन आज गायत्री जी के आईना दिखाने के बाद ऋषभ को यह एहसास हो रहा था कि वो कितना लापरवाह है और कैसे कामचोर लोग उसने अपने ऑफिस में रख रखे हैं। उसकी एब्सेंस में उसकी ऑफिस में इतना सब कुछ हो जाता है और किसी को इस बारे में कुछ पता तक नहीं है। ऋषभ ने सर झुकाकर गायत्री जी से कहा, माँ हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अपने भूल को सुधार लूँगा। आपको सुधारना ही होगा ऋषभ, क्योंकि आपको जो जिम्मेदारी सौंप गई है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप आर्यन परिवार के बिजनेस को संभाल रहे, बाहर की दुनिया में कितने दुश्मन होंगे आपके, आपको इस बात का अंदाजा तक नहीं है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को हैंडल नहीं कर पा रहे तो आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभलेंगे? ऋषभ को आर्यन परिवार का वारिस चुना गया था। परिवार के साथ साथ सारे बिजनेस की जिम्मेदारी भी ऋषभ को ही सौंपी गई थी। लेकिन आज गायत्री जी के आईना दिखाने के बाद ऋषभ को यह एहसास हो रहा था कि वो कितना लापरवाह है और कैसे कामचोर लोग उसने अपने ऑफिस में रख रखे हैं। उसकी एब्सेंस में उसकी ऑफिस में इतना सब कुछ हो जाता है और किसी को इस बारे में कुछ पता तक नहीं है। ऋषभ ने सर झुकाकर गायत्री जी से कहा, माँ हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अपने भूल को सुधार लूँगा। आपको सुधारना ही होगा ऋषभ, क्योंकि आपको जो जिम्मेदारी सौंप गई है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप आर्यन परिवार के बिजनेस को संभाल रहे, बाहर की दुनिया में कितने दुश्मन होंगे आपके, आपको इस बात का अंदाजा तक नहीं है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को हैंडल नहीं कर पा रहे तो आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभलेंगे? ऋषभ को अब अपनी गलती का एहसास जैसे हो रहा था कि उसने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। भले ही उसे इस ट्रैप में फंसाया गया था, लेकिन वह कैसे ऐसे ही किसी के ट्रैप में फंस सकता है? जब सुहानी उसे बार बार कहते रही कि वह गलत नहीं है, उसने उसे धोखा नहीं दिया, कियारा ऋषभ की बेटी है, उसके बावजूद ऋषभ ने उस पर यकीन नहीं किया। उल्टा उसके और कियारा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जितना कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। ऋषभ को सोच सोच कर ही खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने पास ही की दीवार पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। इसको अपने से खुद से हद ज्यादा नफरत हो रही थी, जिस सुहानी से वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा था, उसे उसने बस कुछ गलतफहमी के चलते अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था। जितना बुरा बर्ताव ऋषभ ने सुहानी के साथ किया था, ये सोच सोच कर ही ऋषभ की हालत खराब हो रही थी कि इस वक्त सुहानी पर क्या बीती होगा, जबकि उसे बेचारी की तो कोई गलती भी नहीं थी।
ऋषभ अपने गुस्से में ये तक भूल गया कि दीवार पर चोट मारने की वजह से उसके हाथ से खून बहना शुरू हो गया था। उसे महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में दर्द भी हो रहा है। ऋषभ को ये पागलपन करते हुए देख ऋषभ का असिस्टेंट रमन और गायत्री जी जल्दी से उसके पास आए और उसे ऐसा करने से रोक दिया। ऋषभ के असिस्टेंट रमन ने कहा, सर क्या कर रहे हैं ये आप? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको फंसाया गया था। जो कुछ भी हुआ उसका मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभा पाया, इसलिए ये सब कुछ हुआ। मैम बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। इसलिए जब गलती मुझसे हुई है तो सज़ा भी मुझे मिलनी चाहिए। आप खुद को सज़ा मत दीजिए। रमन को खुद के किए का पश्चाताप करते देखकर गायत्री जी को यकीन हो गया था कि उन्होंने ऋषभ के लिए रमन को असिस्टेंट के रूप में चुनकर कोई भी गलती नहीं की। लेकिन रमन के समझाने के बाद भी ऋषभ रुकने को तैयार ही नहीं था। ऋषभ को होश में लाने के लिए गायत्री जी ने उसे झकझोरते हुए कहा, आपके खुद को चोट पहुंचाने से वह सब सही नहीं हो जाएगा जो आपने किया है। हम मानते हैं कि आपको एक जाल में फंसाया गया था। आपके सामने ये पोर्ट्रेट किया गया था कि सुहानी गलत है, उसने आपको धोखा दिया है, उसकी बच्ची भी आपकी नहीं है। लेकिन गलती तो आपकी भी है ऋषभ। अगर आपको सुहाई पर कोई डाउट था या फिर आपको उसके बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी तो आपको उसके साथ बैठकर बात करनी चाहिए थी। पत्नी है वह आपकी। अगर पति पत्नी के बीच में कोई गलतफहमी जगह ले भी ले तो इसका सॉल्यूशन अपनी पत्नी पर शक करके या उससे नफरत करके नहीं किया जाता। उस मुसीबत का सॉल्यूशन ये होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर उसके बारे में खुलकर बात करें और जो भी इश्यू हुआ है उसे सॉल्व करें। लेकिन खैर छोड़िए, जो हो चुका है उसके बारे में बार बार बात करने से कोई फायदा नहीं है। अब उस चीज पर फोकस कीजिए कि जो आपने गलत किया है आप उसको सही कैसे करेंगे। ऋषभ कुछ भी नहीं सुनना चाहता था, लेकिन वो ये बात जानता था कि उसने जो गलती की है उसे सुधारना तो उसे खुद ही होगा। गायत्री जी ने ऋषभ को ओरिजिनल डीएनए रिपोर्ट देते हुए कहा, ये है आपके और कियारा की रियल डीएनए रिपोर्ट। ऋषभ ने गायत्री जी के हाथ से वो रिपोर्ट ले ली और बिना पढ़े ही फार्म हाउस से बाहर निकल गया। गायत्री जी ने ऋषभ को इतने गुस्से में वहां से बाहर निकलते हुए देखा तो वह भी उसके पीछे चली गए। जाते जाते उन्होंने रमन को अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए अपने आदमी को कह दिया था। गायत्री जी ने जो उन्होंने रमन के साथ किया उसके बाद पूरे चांस है कि रमन इस चीज का बदला ऋषभ से ले। लेकिन इसके साथ ही वह ये भी जानती थी कि रमन कितना वफादार इंसान है अपने बॉस के साथ साथ उससे भी गलती तो हुई है और उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। आज उन्होंने रमन को ये सजा नहीं दी होती तो कल कोई भी ऐसी ही गलती दोबारा करने की जरूरत जरूर करता। गायत्री जी ने अब तक अपनी कंपनी के एक्स्ट्रा बिजनेस अफेयर्स को संभाला था, इसलिए इंसान की परख करना वह अच्छे से जानती थी। रमन को इतना टॉर्चर करने के बाद भी अपने बॉस की फिक्र करते हुए देख वह ये बात तो समझ चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए रमन अपने बॉस को कभी भी धोखा नहीं देगा। रमन की फिक्र में उन्हें पछतावा नजर आ रहा था, ना कि कोई चाल। इसलिए उन्होंने रमन को अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए कहा। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि गायत्री जी कभी भी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करती थी। उन्होंने उसे लड़के और रमन को तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था, लेकिन विक्रम को अभी भी अपनी ही खेद में रखा था। क्योंकि विक्रम ने सोनाक्षी के साथ मिलकर जो कुछ भी किया था उसकी सजा विक्रम को मिलनी अभी बाकी थी, और वह चाहती थी कि विक्रम को सजा खुद ऋषभ अपने हाथों से दे, ताकि इन फ्यूचर कोई भी ऋषभ को धोखा देने से पहले कम से कम 100 बार सोच। ऋषभ जिस कार में आया था उसको खुद ड्राइव करते हुए वहां से निकल चुका था। ऋषभ के जाने के बाद गायत्री जी को आता हुआ देखकर वो खड़े बॉडीगार्ड उनके लिए दूसरी गाड़ी लेकर आ गए। गायत्री जी यह बात अच्छे से जानती थी कि इस वक्त उनका बेटा कहाँ गया होगा, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी आर्यन पैलेस की ओर ले जाने के लिए कहा। जैसा कि गायत्री जी ने सोचा था कि ऋषभ इस वक्त आर्यन पैलेस ही गया था। जब ऋषभ आर्यन पैलेस पहुंचा तो उस वक्त सोनाक्षी सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी, या ये कहे कि वो मैगजीन पढ़ने का नाटक कर सिर्फ ऋषभ और गायत्री जी के वापस आने का इंतजार कर रही थी।
जब वो दोनों इस तरह से घर से बाहर निकले थे तब सोनाक्षी को अंदाजा तो हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गायत्री जी ने बड़ा करने का सोचा होगा। और गायत्री जी क्या करने वाली हैं यही जानने के लिए सोनाक्षी अभी सोफे पर बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। ऋषभ ने अपने घर में जब सोनाक्षी को देखा तो उसका खून खौल उठा, उसके हाथों की नसें तंग गई। ऋषभ को घर आया हुआ देखकर सोनाक्षी ने उसकी फिक्र करते हुए कहा, ऋषभ तुम आ गए, तुम गुस्से में लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी जब आंटी तुम्हें इस तरह से अपने साथ लेकर चली गई थी। मैं तुम्हें बात नहीं सकती उस वक्त में मेरी क्या हालत हुई है। तुम्हारे बारे में सोच सोच के मुझे डर लग रहा था कि सुहानी के घर छोड़कर चले जाने की सजा आंटी जी तुम्हें ना दे। सुहानी को तो बस ड्रामा करना होता है, इस घर का अटेंशन पानी होती है, इसलिए वही है हर बार का ड्रामा करती है और बदले में फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हें डांटते हैं, तुम्हें सजा देते हैं। मैं तो तंग आ चुकी हूँ सुहानी की रोज रोज के ड्रामा से। इस बार उसे घर वापस आने दो, मैं उसे अच्छी सी डांट लगाऊंगी और इस बार तुम मुझे मत रोकना, ओके? अपनी झूठी फिक्र जताते हुए सोनाक्षी ये देख नहीं पा रही थी कि ऋषभ को उसकी इन हरकतों की वजह से और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सोनाक्षी ने अपना नाटक चालू रखते हुए कहा, ऋषभ तुम थक गए होंगे ना, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आते आई हूँ। सोनाक्षी ने जैसे ही ऋषभ का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठना चाहा। ऋषभ को सोनाक्षी के छूने से इतनी ज्यादा नफरत हो गई कि उसने झटके से अपना हाथ सोनाक्षी से छुड़वाया। ऋषभ के इस तरह से झटके से हाथ छुड़वाने की वजह से सोनाक्षी खुद को संभाल नहीं पाई और वहीं जाकर फर्श पर गिर गई। ऋषभ ने एक बार भी मुड़कर गिरी हुई सोनाक्षी की तरफ नहीं देखा। ऋषभ ने चिल्लाकर अपने घर की मेड को बुलाया, शांति आंटी कहाँ है, आप जल्दी बाहर आए। शांति आंटी इस घर की पुरानी नौकरी थी और काफी एज्ड भी। ऋषभ जब पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त से शांति आंटी यहाँ पर काम कर रही थी। ऋषभ के एक बार आवाज लगाने पर शांति आंटी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। ऋषभ ने अपने आवाज थोड़ी नीचे करते हुए शांति आंटी से कहा, शांति आंटी घर के कुछ नौकरों को लेकर जाइए और इस लड़की का सारा सामान पैक करके लेकर आई। ऋषभ का ऑर्डर मिलते ही शांति आंटी ने अपने साथ कुछ नौकरों को लिया और सोनाक्षी के रूम की तरफ चली गई। लेकिन ऋषभ की बात सुनकर सोनाक्षी जो फर्श पर गिरी हुई थी उसने खुद को संभालते हुए खड़े होकर कहा, ऋषभ ये क्या कर रहे हो, तुम तो मेरा सामान क्यों मंगवा रहे हो? इस बार ऋषभ ने अपनी आवाज फिर से उनसे करते हुए सोनाक्षी को पलटकर जवाब दिया, तुम्हें अपनी बहन के ससुराल में रहते हुए कुछ ज्यादा वक्त नहीं हो गया। अब जब तुम्हारी बहन ही घर छोड़कर जा चुकी है तो फिर तुम्हारा इस घर में क्या काम है? तुम मेरे घर में किस हक से रह रही हो? सोनाक्षी अपनी चाल चलती हुई यह बात तो भूल ही चुकी थी कि इस घर में उसे लेकर आने वाली कोई और नहीं सुहानी है। अपना शातिर दिमाग लगाते हुए सोनाक्षी को यह एहसास नहीं हुआ कि जब वो सुहानी को इस घर से निकलवा देगी तो उसके बाद उसे यहाँ कौन रहने देगा। उसे तो वैसे भी इस घर में कोई खास पसंद करता नहीं था। इस घर के लोगों ने उसे सिर्फ सुहानी की वजह से बर्दाश्त कर रखा था और जब सुहानी इस घर को छोड़कर चली गई है तो ये जाहिर सी बात थी कि इस घर के लोग उसे भी तक के मारकर इस घर से निकाल देंगे। इस बात का एहसास होने में सोनाक्षी ने बहुत देर कर दी थी। सोनाक्षी ने हकलाते हुए सबसे कहा, मैं इस घर में। सोनाक्षी अपनी बात भी नहीं कह पा रही थी क्योंकि उसके पास ऐसा कोई रीजन ही नहीं था जिसे देखकर वो सबसे कह सके कि वो इस घर में रह सकती है। अपनी नफरत के चलते सोनाक्षी ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली थी। सुहानी को इस घर से निकलते निकलते हुए यह बात तो भूल ही चुकी थी कि सुहानी के अलावा उसके पास रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। वो सुहानी ही थी जो उसे सड़क पर भटकते हुए इस घर में लेकर आई थी। सोनाक्षी के पापा ने तो उसे खुद कब का ही घर से निकाल दिया था। अब अगर उसे आर्य पैलेस में भी नहीं रहने दिया गया तो वह कहाँ जाएगी? यही सोच सोच कर सोनाक्षी की हालत खराब हो रही थी। सोनाक्षी ने हकलाते हुए सबसे कहा, मैं इस घर में।
सोनाक्षी अपनी बात भी नहीं कह पा रही थी क्योंकि उसके पास ऐसा कोई रीजन ही नहीं था जिसे देखकर वो सबसे कह सके कि वो इस घर में रह सकती है। अपनी नफरत के चलते सोनाक्षी ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली थी। सुहानी को इस घर से निकालते निकलते हुए यह बात तो भूल ही चुकी थी कि सुहानी के अलावा उसके पास रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। वो सुहानी ही थी जो उसे सड़क पर भटकते हुए इस घर में लेकर आई थी। सोनाक्षी के पापा ने तो उसे खुद कब का ही घर से निकाल दिया था। अब अगर उसे आर्य पैलेस में भी नहीं रहने दिया गया तो वह कहाँ जाएगी? यही सोच सोच कर सोनाक्षी की हालत खराब हो रही थी। थोड़ी ही देर में शांति आंटी सोनाक्षी का सारा सामान पैक करके नीचे ले आई। ऋषभ ने शांति आंटी को कहा, आंटी इस लड़की के सामान को इस लड़की के साथ घर से बाहर फेंक दीजिए और गार्ड से भी कह दीजिए कि मैं इस लड़की को दोबारा इस घर के अंदर नहीं देखना चाहता, इसलिए भूलकर भी इस लड़की को अंदर ना आने दिया जाए। ऋषभ का ऑर्डर मिलते ही सोनाक्षी ऋषभ के पैरों में आकर गिर पड़ी। वह ऋषभ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी कि वह उसे घर से बाहर न निकले। उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है, वह अकेली कहाँ जाएगी। लेकिन सोनाक्षी की किसी भी दलील का ऋषभ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऋषभ ने शांति आंटी को इशारा किया कि वो सोनाक्षी को उससे दूर करे और इस घर से बाहर फेंक दे। ऋषभ का ऑर्डर मिलते ही शांति आंटी ने गार्ड्स को बुलाया और सोनाक्षी को पकड़कर बाहर ले जाने लगी। शांति आंटी जब सोनाक्षी को घर से बाहर निकाल रही थी उसी वक्त गायत्री जी भी आर्यन पैलेस पहुंच गई। गायत्री जी ने जब सोनाक्षी को घर से बाहर फेंकते हुए देखा तो उन्होंने गार्ड्स को ऐसा करने से रोक दिया। गायत्री जी सोनाक्षी को वापस से घर के अंदर ले आए। ऋषभ ने जब देखा कि गायत्री जी सोनाक्षी को वापस से घर के अंदर लेकर आ रही हैं तो उसने गायत्री जी से कहा, माँ आप ये क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना इसने हमारे साथ क्या क्या किया है? ऋषभ के सवाल सुनकर गायत्री जी ने कहा, हाँ हम अच्छे से जानते हैं कि इसने हमारे घर में क्या क्या किया है, लेकिन इसे इस घर में सुहानी लेकर आई थी और उसने हमसे कहा था कि उसकी एब्सेंस में भी हम इसका ध्यान रखें। गायत्री जी ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा, ऋषभ यह मत बोलो कि सोनाक्षी हमारी जिम्मेदारी भी है, हम इसे इस तरह से घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे इस घर में वापस लेकर आए हैं। इसका मतलब ये भी यह बिल्कुल भी नहीं है कि इसे इसके किए की सजा नहीं मिलेगी। इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी और वह भी यहीं रहकर। ऋषभ अपनी माँ की बातों को अच्छे से समझ रहा था कि वो क्या करना चाह रही हैं। ऋषभ ने गायत्री जी से कहा, ठीक है माँ जैसा आप चाहे, आप इसे इस घर से नहीं निकालना चाहती कोई बात नहीं, आपकी बहू ने आपको इसकी जिम्मेदारी सौंपी है और आप उसे निभाना चाहती हैं, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये लड़की मुझे इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। आप इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर कहीं भी रखें, लेकिन यह इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अपनी बात कहकर ऋषभ वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। ऋषभ के जाने के बाद गायत्री जी ने शांति आंटी से कहा, शांति सोनाक्षी का सारा सामान सर्वेंट क्वार्टर में रखवा दो, यह आज से वही रहेगी और इसे गार्डन का सारा काम भी अच्छे से समझा देना, आज से गार्डन की सारी जिम्मेदारी सोनाक्षी की है। गायत्री जी ने सोनाक्षी की तरफ अपनी उंगली करते हुए कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हमारे रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ही रहना होगा। हम तुम्हें गार्डन की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, उसमें कोई भी गलती मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और यह बात तो भूलकर भी मत सोचना कि तुम्हारी बहन ने हमें तुम्हें यहाँ रखने के लिए बोला है तो हम तुम्हें यहाँ रखने के लिए मजबूर हैं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सुहानी ने हमें कभी भी नहीं कहा कि हम उसके जाने के बाद भी तुम्हारा ख्याल रखें। हमने ऋषभ से यह बात इसलिए कही क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारी बहू इस घर में आए तो आप अपनी आंखों से देखें उसे इस घर में वापस आते हुए, और जब तक सुहानी इस घर में वापस नहीं आ जाती तब तक आप सर्वेंट क्वार्टर में ही रहेंगे। और तुमने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बात सोनाक्षी को अच्छे से समझा देने के बाद गायत्री जी ने सोनाक्षी को सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया। सोनाक्षी ने अपनी जिंदगी में कभी भी यह नहीं सोचा था कि उसे भी सर्वेंट क्वार्टर में रहना पड़ेगा। उसने जितने भी जल्दसाजी की थी वो इस घर की बहू बनने के लिए की थी।
एक वक्त था जब आर्यन परिवार खुद उसे अपनी बहू बनाना चाहता था, लेकिन उस वक्त किसी प्रोड्यूसर के लालच में आकर सोनाक्षी ने इस परिवार को लात मारकर अपना करियर सुना। और जब उसे वहां की हकीकत पता चली और वहां उसकी बात नहीं बनी, तो वह वापस से यहां आर्यन परिवार की बहू बनने चली आई। और यहाँ आकर जब उसने सुहानी को इस घर में राज करते हुए देखा, तब उसकी मन सुहानी के लिए नफरत से भर उठा और उसने सुहानी को इस घर से धक्के मारकर निकलवाने की योजना बना डाली। सुहानी सोनाक्षी को इस घर में इसलिए लेकर आई थी क्योंकि वो सोनाक्षी के पापा ही थे जो बचपन में सुहानी को अपने घर में लेकर आए थे और उसे अपनी बेटी की तरह पाल पहुँचकर बड़ा किया था। सुहानी चाहती थी कि आज मुसीबत के वक्त में वह अपने पापा की सगी बेटी की मदद करके अपने पापा के एहसानों का एक छोटा सा हिस्सा तो उतार सके। आज उसके पापा भले ही गुस्से में अपनी बेटी को घर से निकाला हो, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि सोनाक्षी के साथ कुछ भी गलत हो। माँ बाप कितने ही नाराज क्यों ना हो, वो अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। सोनाक्षी हमेशा से ही ऐसे नहीं थी। एक वक्त था जब वो सुहानी को दिल से पसंद किया करती थी, लेकिन दुनियादारी की ठोकरों ने सोनाक्षी को लालची बना दिया था और अब उसे अपने लालच के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और अपने लालच में आंधी होकर ही सोनाक्षी ने अपनी ही बहन का घर उजाड़ डाला। ऋषभ को जब से ये सच पता चला था कि सुहानी गलत नहीं थी, सुहानी को गलत साबित करने के लिए जाल बिछाया गया था और ऋषभ उस जाल में फंसकर सुहानी के साथ बहुत कुछ गलत कर चुका है। ऋषभ को सब जानकर खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त उसका किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी था सुहानी को वापस ढूंढना। ऋषभ ने जल्दी से अपने मैनेजर से कहकर अपने लोगों को सुहानी को खोजने के लिए लगा दिया, लेकिन शाम होते होते भी उन्हें सुहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ऋषभ ने यहाँ से जाने वाली हर बस, ट्रेन, एयरपोर्ट, सब जगह सुहानी को ढूंढ लिया था, लेकिन उसे सुहानी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी यहाँ से गई तो गई कैसे। उसे यहाँ से जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। सुहानी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन न मिलने पर ऋषभ ने अपने आदमियों को शहर की हर टैक्सी, बस सब कुछ फिर खोजने के लिए भेज दिया। ऋषभ के आदमियों में अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे थे सुहानी को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें अभी तक सुहानी के यहाँ से जाने का कोई भी प्रूफ नहीं मिला था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से गई कैसे। ऋषभ ने जल्दी से अपने मैनेजर से कहकर अपने लोगों को सुहानी को खोजने के लिए लगा दिया, लेकिन शाम होते होते भी उन्हें सुहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ऋषभ ने यहाँ से जाने वाली हर बस, ट्रेन, एयरपोर्ट, सब जगह सुहानी को ढूंढ लिया था, लेकिन उसे सुहानी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी यहाँ से गई तो गई कैसे। उसे यहाँ से जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। सुहानी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन न मिलने पर ऋषभ ने अपने आदमियों को शहर की हर टैक्सी, बस सब कुछ फिर खोजने के लिए भेज दिया। ऋषभ के आदमियों में अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे थे सुहानी को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें अभी तक सुहानी के यहाँ से जाने का कोई भी प्रूफ नहीं मिला था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से गई कैसे। सुहानी ने बीच रास्ते में ही अपनी बस बदलकर वहां से रेलवे स्टेशन जाकर दूसरी ट्रेन पकड़ ली और 2 दिन बाद वह बेंगलुरु पहुंच चुकी थी। सुहानी ने जब घर छोड़ा था तब उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि उसके बारे में कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन घर पर ना रहे जिससे कोई भी उस तक पहुंच सके। सुहानी अपना सब कुछ छोड़कर आ गई थी, लेकिन अभी भी उसके सामने ऐसी बहुत सी चुनौतियां थीं जिनका सामना उसे अकेले करना था। सुहानी जब बेंगलुरु पहुंची तो उसे अपने सामने खड़ी हुई उसकी आंटी दिखाई देगी। सुहानी ने यहाँ आने से पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था अपनी ट्रेन के टाइमिंग के बारे में। यही वो आंटी थी जिनकी वजह से सुहानी ने दिल्ली ना जाने का फैसला लेकर बेंगलुरु आने का निर्णय किया था। सुहानी इन्हें तब से जानती थी जब से यह बात पता चली थी कि उसकी असली पेरेंट्स कौन हैं। यह आंटी कोई और नहीं, उसके बायोलॉजिकल मदर की सबसे अच्छी दोस्त थी। एक बार एग्जाम के दौरान जब वो सुहानी के कॉलेज आए थे तब उन्होंने सुहानी को देखा था। सुहानी अपनी मां के बिल्कुल कार्बन कॉपी थी, इसलिए सुहानी को पहचानने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा।
उसके बाद उन्होंने जब सुहानी के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स निकाली तो उन्हें ये बात अच्छे से पता चल गई कि सुहानी उन्हीं की दोस्त की बेटी है। सालों बाद सुहानी को अपने सामने देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने जाकर सुहानी को रिसीव किया और उसके बाद उसका सामान लेकर सुहानी के साथ वो अपने घर के लिए निकल गई। सुहानी जब उनके घर पहुंची तब सुहानी को बाहर ही बड़े से नेम प्लेट पर लिखा हुआ देखा, मल्होत्रा सदन। सुहानी ने जब घर की नेम प्लेट पर मल्होत्रा सदन देखा तो उसमें उनसे पूछा, प्रिया आंटी आपका सरनेम तो रॉय है ना, फिर यह मल्होत्रा सदन? सुहानी को ये सवाल करते देख उसकी आंटी उसकी तरफ मुस्कुराई और उसके बाद उन्होंने कहा, तुम अंदर चलो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। प्रिया जी सुहानी और कियारा को लेकर घर के अंदर लेकर चली गई। प्रिया जी के साथ होने की वजह से गार्ड ने उन्हें नहीं रोका। सुहानी जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रही थी उसके दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। उसे एक अनजाना डर सताया जा रहा था कि ना जाने अगले ही पल उसके साथ क्या हो जाए। उस घर की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, जगह जगह पर गार्ड पहरा दे रहे थे। घर के अंदर पहुंचने से पहले एक बड़ा सा गार्डन था जिसमें फाउंटेन लग रहे थे जिनमें गिर रहा पानी सूर्य की रोशनी की वजह से मोतिया सा चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा अपने हाथों से वहां मोती बरसा रही हो। उन फाउंटेन के चारों तरफ हरियाली थी, बीच में हरी धूप लगी थी तो वहीं उस धूप की बाउंड्री को फूलों के पौधों ने घेर रखा था, जैसे किसी हरी चुनरी पर सुनहरे फूलों का वक हो। लाल, गुलाबी, सफेद, ऑरेंज, बैंगनी हर रंग के फूल वहां खिल रखे थे। इस गार्डन से होते हुए वो घर के अंदर जा पहुंची। घर के दरवाजे के पास ही दो सफेद मार्बल के शेर बने हुए थे। प्रिया जी ने जब आगे जाकर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि सुहानी तो उनके साथ आ ही नहीं रही। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो सुहानी तो अभी तक उस बगीचे की खूबसूरती में ही खोई हुई थी। प्रिया जी ने सुहानी को इस तरह से खोया देखकर उसके पास चली गई। उन्होंने सुहानी के पास जाकर उससे कहा, ये गार्डन तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से सजाया था, तब से लेकर आज तक इसे हमने वैसा ही रखा है। इस घर को हमेशा से इंतजार था तुम्हारी माँ के लौटने का। ये घर चाहता था कि जब तुम्हारी माँ लौटे तो उसे सब कुछ वैसा ही मिले जैसा वो छोड़कर गई थी। वो तो नहीं लौटी, लेकिन आज तुम इस घर में लौट आई हो। उसके बाद प्रिया जी सुहानी का हाथ थामकर उसे आगे ले गई। सुहानी ने जब प्रिया जी के साथ उस घर के अंदर कदम रखने लगी तो प्रिया जी ने उसे वहीं रोक दिया। फिर एक मेड को बुलाकर उन्होंने आरती की थाली मंगवाई और उसकी और कियारा की आरती कर उन्हें घर के अंदर ले आई। सुहानी ने घर के अंदर कदम रखा तो वो उसे देखती ही रह गई। ऐसा नहीं था कि जहां वो पहले आर्यन पैलेस में रहती थी वो कम लग्जरियस था, वो भी बहुत सुंदर पैलेस था और बहुत ही बड़ा भी। लेकिन उस घर को फॉर्मली सजाया गया था क्योंकि वो उन्हें डेकोरेटर से कहकर सजाया था। वहाँ की हर चीज़ एंटीक थी, लेकिन वो इस घर जितना सुंदर नहीं था। यहाँ की हर चीज़ को देखकर ऐसे लगता था जैसे किसी ने बड़े ध्यान से इस घर को अपने प्यार से सजाया हो। सुहानी जब अंदर की तरफ तोड़ी और आगे बढ़ी तो वहाँ हॉल के हर तरफ उसके जैसे दिखने वाली एक लड़की की बहुत सारी पेंटिंग थी, जिसमें वो हर पेंटिंग में एक नए अंदाज में थी। उन पेंटिंग के बीच कुछ तस्वीरें भी थी जिनमें वो घर के कुछ सदस्यों के साथ थी। एक तस्वीर में वो प्रिया जी के साथ मस्ती कर रही थी। उन तस्वीरों को देखकर सुहानी समझ गई थी कि जरूर ये तस्वीरें उसकी माँ की ही होंगी, क्योंकि उन तस्वीरों में प्रिया जी की उम्र सुहानी के आसपास ही लग रही थी। प्रिया जी ने उन्हें बताया था कि सुहानी बिल्कुल माँ के जैसे दिखती है। जो कुछ भी प्रिया जी ने सुहानी को उसकी माँ के बारे में बताया था वो इन तस्वीरों और पेंटिंग में सुहानी अपनी आंखों के सामने देख पा रही थी। सुहानी उन तस्वीरों में ऐसे खो गई थी जैसे उसकी माँ की जिंदगी उसकी आंखों में सामने चल रही हो। उनका हंसना, गुस्सा होना, प्रिया जी के साथ मस्ती करना और एक तस्वीर में तो उनके माँ की उम्र की एक औरत उनका कान खींच रही थी जिसमें उसने रोनी सी सूरत बना रखी थी। सुहानी जब अंदर की तरफ तोड़ी और आगे बढ़ी तो वहाँ हॉल के हर तरफ उसके जैसे दिखने वाली एक लड़की की बहुत सारी पेंटिंग थी, जिसमें वो हर पेंटिंग में एक नए अंदाज में थी। उन पेंटिंग के बीच कुछ तस्वीरें भी थी जिनमें वो घर के कुछ सदस्यों के साथ थी। एक तस्वीर में वो प्रिया जी के साथ मस्ती कर रही थी।
उन तस्वीरों को देखकर सुहानी समझ गई थी कि जरूर ये तस्वीरें उसकी माँ की ही होंगी, क्योंकि उन तस्वीरों में प्रिया जी की उम्र सुहानी के आसपास ही लग रही थी। प्रिया जी ने उन्हें बताया था कि सुहानी बिल्कुल माँ के जैसे दिखती है। जो कुछ भी प्रिया जी ने सुहानी को उसकी माँ के बारे में बताया था वो इन तस्वीरों और पेंटिंग में सुहानी अपनी आंखों के सामने देख पा रही थी। सुहानी उन तस्वीरों में ऐसे खो गई थी जैसे उसकी माँ की जिंदगी उसकी आंखों में सामने चल रही हो। उनका हंसना, गुस्सा होना, प्रिया जी के साथ मस्ती करना और एक तस्वीर में तो उनके माँ की उम्र की एक औरत उनका कान खींच रही थी जिसमें उसने रोनी सी सूरत बना रखी थी। सुहानी उन तस्वीरों को देखने में खो सी गई थी। सुहानी को इस तरह खोया हुआ देखकर प्रिया जी ने घर में सभी लोगों को आवाज देकर बुलाना शुरू कर दिया। माँ, पापा, कृष कहाँ हो? सब लोग जल्दी आओ, देखो कौन आया है। कृष्णा बेटा नीचे आओ। प्रिया जी की आवाज सुनकर सुहानी उन तस्वीरों से बाहर निकली। सुहानी प्रिया जी की ओर देखने लगी कि वो किसको बुला रही हैं। प्रिया जी की आवाज देने पर घर के सभी लोग अपने कमरों से बाहर आ गए। एक अधेड़ उम्र की महिला अपने कमरे से बाहर आते हुए बोली, क्या हुआ प्रिया? क्यों सबको इतनी तेज आवाज देखकर बुला रही हो? कौन आया है? किससे मिलवाने के लिए उतावली हुए जा रही हैं? उनके साथ ही उन्हें की उम्र से थोड़े से बड़े एक बुजुर्ग आदमी भी आ रहे थे। उस महिला के सवाल सुनकर भी प्रिया जी ने कोई भी जवाब ना देते हुए बस उनकी ओर मुस्कुराए जा रही थी। प्रिया जी की आवाज देने पर घर के बाकी लोग भी अपने अपने कमरों से बाहर आ गए थे और घर के नए पुराने सारे सर्वेंट भी वहां आकर खड़े हो गए। उन्होंने जब प्रिया जी के साथ सुहानी को खड़े देखा तो वो उन्हें देखते ही रह गए। ऊपर सीढ़ियों से उतरते हुए एक लड़के ने कहा, मॉम क्या हुआ? आप क्यों इतनी तेज तेज सबको बुला रही हैं? कौन आया है? किससे मिलवाना है? सुबह भी इतनी जल्दी जल्दी में कहीं चली गई और अब भी? वो लड़का आगे कुछ बोलता है उससे पहले ही उसकी नज़र सुहानी पर चली गई। दूध सा सफ़ेद उजला रंग, पतली सी एक लंबी लड़की, काले लंबे बाल जिन्हें गूंथ कर चोटी बना रखी थी। अनारकली सूट में वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुहानी पर उसकी नज़र जाते ही अचानक ही उसके मुंह से निकल पड़ा, सोनारे का बुआ। उसके साथ ही उसके पीछे आ रही उससे थोड़ी छोटी लड़की के मुंह से भी यही से बात निकली, सोनारे का बुआ। जो महिला अभी प्रिया जी से अपना सवाल पूछ रही थी कि कौन आया है, वो क्यों सबको इतनी तेज तेज चिल्लाकर बुला रही है, उन्होंने जब सुहानी को देखा तो वो अपनी जगह पर ही जम गई। सुहानी को देखकर उन दोनों दंपति के मुंह से एक ही शब्द निकला, सोना। उसके बाद उनके मुंह से कुछ और निकला ही नहीं और उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। घर के सभी लोग सुहानी को देखकर अपनी जगह ही जम से गए थे और उनमें से किसी से भी अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। इस वक्त जिस गेट से सुहानी और प्रिया जी घर के अंदर आए थे वहां से एक सुहानी के पापा की उम्र के व्यक्ति ने आते हुए कहा, क्या बात है प्रिया, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में घर क्यों बुलाया है? उस व्यक्ति की आवाज सुनकर सुहानी ने पीछे पलट कर देखा तो वह उन्हें नहीं पहचान पाई। उन्हें देखकर सुहानी को सिर्फ वह पेंटिंग नजर आ रही थी जिसमें उसकी माँ एक लड़के को राखी बांध रही थी। उनकी शक्ल उस लड़के से मिल रही थी जिसे देखकर सुहानी ने अंदाजा लगा दिया कि यह उसके भाई माँ के भाई यानी कि उसके मामा हैं। जो व्यक्ति अभी अभी अंदर आए थे उन्होंने जब सुहानी को देखा तो वो उसे देखते ही रह गए। उनके मुंह से भी सुहानी को देखने के बाद एक ही शब्द निकला, वो था सोना। सुहानी को देखने के बाद वो रुके नहीं, उन्होंने जाकर जल्दी से सुहानी को गले लगा लिया। सुहानी को गले लगाने के बाद वो ये बात भूल गए थे कि जो लड़की उनके सामने खड़ी है वो उनकी बहन नहीं बल्कि उनकी भांजी है। उन्होंने सुहानी से अलग होकर पूछा, सोना कहाँ चली गई थी? तुझे पता भी है तेरे जाने के बाद हमने तुझे कितना खोजा लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिली। सुहानी चुपचाप सी बस उनकी बातें सुने जा रही थी। सुहानी को चुप देखकर उन्होंने सुहानी से फिर से कहा, तू चुप क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रही? फिर कुछ सोचते हुए वो सुहानी से अलग होकर अपनी माँ के पास चले गए। उनके पास जाकर उन्होंने कहा, माँ देखो ना, सोना मुझसे बात ही नहीं कर रही है। वो मुझसे अब भी नाराज होकर बैठी है, उससे खो ना वो मुझसे बात करे।
उनकी बात सुनकर भी उनकी माँ ने उन्हें कुछ नहीं कहा। वो बर्फ सी अपनी जगह पर जमी सी रह गई। अपनी माँ को कुछ ना बोलता देख वो अपने पापा के पास चले गए। बाबूजी देखिए ना, आप ही सोना से कहो वो मुझसे बात करे। वो मुझसे बात नहीं कर रही। लेकिन उनकी बात सुनकर भी उनके पापा उनसे कुछ नहीं कहा। उनको चुप देखकर वो प्रिया जी के पास चले गए। उन्होंने प्रिया जी से कहा, प्रिया तुम ही देखो ना, सोना मुझसे अब भी नाराज है। तुम कहो ना उससे अपनी नाराजगी छोड़कर वो अपने दादा से बात करे। प्रिया जी उनका हाथ थामते हुए कहा, वो करेगी आपसे बात, पहले आप शांत तो हो जाइए। हम कहागे उसे आपसे बात करने के लिए, पर पहले आप शांत हो जाइए। प्रिया जी के कहने पर वो शांत हो गए और फिर से सुहानी की ओर देखने लग गए। सुहानी जो कब से उन्हें ही देखे जा रही थी, उन्हें देखकर उन्हें आकाश की याद आ गई। आकाश भी तो सुहानी से इतना ही प्यार करता था। सुहानी के दूर जाने की बात सुनकर वो कितना नाराज हुआ था। अगर शिवांश ने उस वक्त उसे ना रोका होता तो वो ना जाने सुहानी से गुस्से में क्या क्या बोलता। प्रिया जी ने अपने पति का शांत करवाने के बाद सभी को अपने पास बुला लिया और सभी को अपने पास बुलाने के बाद वो सुहानी के पास गई और सबको सुहानी के बारे में बताते हुए कहा, ये सुहानी है, हमारी सोनारिका की बेटी। और यह गुड़िया, उन्होंने कियारा को अपनी गोद में लेते हुए कहा, कियारा हमारी सुहानी की बेटी है, आपकी प्रणातिन माँ। कियारा को प्रिया जी गोद में लेने की वजह से वो नींदों में ही कसमकसाने लगी। उसने नींदों में ही मम्मा मम्मा पुकारना शुरू कर दिया। कियारा को ऐसे परेशान होता देखा सुहानी ने उसे वापस अपनी गोद में लेकर सुलाने लगी। सुहानी की गोद में आते ही कियारा फिर से आराम से सो गई। कियारा नींद में भी अपनी माँ का आंचल पहचानती थी। ये बात सोचकर प्रिया जी काफी खुश हो रही थी। उन दोनों माँ बेटी को देखकर घर में सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। सुहानी के बारे में सबको बताने के बाद प्रिया जी ने कहा, सुहानी बेटा यह आपकी नानी माँ है सावित्री मल्होत्रा। उन्होंने उन बुजुर्ग महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा, और यह आपके नानाजी सुयेश मल्होत्रा। प्रिया जी ने उन बुजुर्ग दंपति को सुहानी से मिलवाते हुए अपनी बात कही। उन दोनों का परिचय जानकर सुहानी ने उन्हें नमस्ते किया और जैसे ही उनके पैर छूने के लिए झुकने लगी, सावित्री जी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया क्योंकि कियारा अभी भी सुहानी की गोद में ही थी। उन्होंने सुहानी के सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद प्रिया जी ने अपने पति की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह आपके मामा जी हैं महेश मल्होत्रा। सुहानी उन्हें पहले ही पहचान गई थी। सुहानी ने उन्हें नमस्ते किया तो उन्होंने भी थोड़ा उदास होते हुए सुहानी को अपना आशीर्वाद दे दिया। वो कुछ पल की खुशी में भूल गए थे कि इतनी छोटी उम्र में उनकी बहन कैसे हो सकती है, इसलिए वो सुहानी को अपनी सोना समझ बैठे थे। इसलिए वो थोड़े उदास हो गए थे सुहानी के बारे में जानकर, क्योंकि वो उनकी बहन नहीं भांजी थी। वो तो अपनी बहन का सालों से इंतजार कर रहे थे। महेश जी से मिलाने के बाद प्रिया जी ने उन दोनों लड़के लड़कियों को अपने पास बुलाया और सुहानी से मिलवाते हुए कहा, यह आपके बड़े भाई कृष और यह आपकी छोटी बहन कृष्णा। उन दोनों लड़के लड़कियों से मिलाने के बाद प्रिया जी ने उन दोनों से कहा, यह आपकी सोनारिका बुआ की बेटी है सुहानी। सुहानी से मिलने के बाद उन दोनों ने उन्हें हाय किया। उसके बाद कृष्णा ने सुहानी से कहा, आपको पता है सुहानी दीदी, आप बिल्कुल सोनारिका बुआ जैसे दिखते हो। सभी से मिलवाने के बाद प्रिया जी ने कहा, सुहानी बेटा आप काफी लंबे सफर से आए हैं, थक गई होंगी, आप आराम कर लीजिए और कियारा को भी सुला दीजिए। हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। सभी से मिलवाने के बाद प्रिया जी ने कहा, सुहानी बेटा आप काफी लंबे सफर से आए हैं, थक गई होंगी, आप आराम कर लीजिए और कियारा को भी सुला दीजिए। हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। उसके बाद प्रिया जी ने सुहानी को उसके कमरे में लेकर चली गई। प्रिया जी सुहानी को जिस कमरे में लेकर गई थी, उसे देखकर लग रहा था जैसे उन्होंने उसे अभी तैयार करवाया हो। सारी चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। पूरा कमरा साफ सुथरा था और उसे कमरे को बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया गया था। उस कमरे की दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी जिसमें सोनारिका जी मुस्कुरा रही थी।
उस पेंटिंग और उस कमरे की सजावट को देखकर सुहानी का दिल कह रहा था कि यह उसकी माँ का ही कमरा है। और यही सच था। प्रिया जी सुहानी को उसकी माँ यानी सोनरिका जी के कमरे में ही लेकर गई थी। प्रिया जी के साथ साथ उनके पूरे परिवार को हमेशा से ही सोनारिका जी के लौटने का इंतजार रहा था, इसलिए उन्होंने उनके कमरे को वैसा का वैसा ही रखा था जैसा वो छोड़कर चली गई थी। इस कमरे की साफ सफाई प्रिया जी खुद रोज अपनी आंखों के सामने करवाती थी। अपनी माँ के कमरे में आने के बाद एक अलग ही अपनापन सुहानी को फील हो रहा था। जिस ममता के लिए सुहानी बचपन से तरस गई थी, उसे वह ममता और प्यार सोनारिका जी के कमरे में आने के बाद में महसूस हो रहा था। उस कमरे में आने के बाद सुहानी कुछ हद तक इमोशनल हो गई थी। सुहानी को इमोशनल होता देख प्रिया जी ने उसे उस कमरे में अपनी माँ की यादों के साथ अकेला छोड़ना ही सही समझा। प्रिया जी समझ रही थी, जब सुहानी को अपनी माँ के बारे में पता चला था तब उसे इतना अपना प्यार महसूस नहीं हुआ था। उस वक्त उसने प्रिया जी को ये कहकर उनके साथ आने से मना कर दिया था कि जिस परिवार ने उसे पाल पोष कर बड़ा किया है, अभी उसकी उनके लिए जो जिम्मेदारी है उसे वह पूरी करनी है, इसलिए वह चाहे तो भी अपने माँ के परिवार में नहीं लौट सकती। और आज भी जब सुहानी दिल्ली के लिए निकली थी, उस वक्त किस्मत का कनेक्शन ही कह सकते हैं कि प्रिया जी ने उसे कॉल कर लिया। प्रिया जी ने जब सुहानी को कॉल किया और उससे बात की तो उस वक्त सुहानी पूरी तरह से टूट चुकी थी। किसी अपने का साथ पाकर सुहानी को ऐसा लगा जैसे उसके किसी अपने ने उसके सर पर हाथ रख दिया हो। वो आज भी इस दुनिया में अकेले नहीं है। और उसे अपनेपन में इमोशनल होकर सुहानी ने प्रिया जी को सब कुछ बता दिया। सुहानी के बारे में जानकर प्रिया जी को काफी दुख हुआ था, इसलिए उन्होंने सुहानी को कसम देकर अपने पास बुला लिया। सुहानी उनके पास नहीं आना चाहती थी, वह अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती थी, लेकिन प्रिया जी के समझाने के बाद और कियारा बारे में सोचकर सुहानी ने उनके पास आने का फैसला कर लिया। यहाँ आने के बाद सुहानी को लग रहा था कि उसने जो डिसीजन उस वक्त लिया वह काफी सही था। अगर आज सुहानी यहाँ नहीं आई होती तो वो कभी जान ही नहीं पाती कि उसका भी एक प्यारा सा परिवार है, जो आज तक उसकी माँ की यादों के साथ जीता आया है। सुहानी यह बात नहीं जानती थी कि यह परिवार उसे अपनाएगा या नहीं, लेकिन अपनी माँ के बारे में जानकर सुहानी को बहुत अच्छा लग रहा था। जिस माँ को सुहानी ने ना कभी देखा नहीं, उनके बारे में कभी सुना, उस माँ के बारे में आज जानकर एक अलग ही संतोष प्राप्त हो रहा था। सुहानी मन ही मन भगवान को थैंक्स कह रही थी कि उन्होंने उसे सही वक्त पर यहाँ आने का रास्ता दिखाया। अगर आज वो यहाँ नहीं आती तो कभी भी अपनी माँ के बारे में नहीं जान पाती। सुहानी को अपनी माँ की यादों में खोया देख प्रिया जी सुहानी को आराम करने का बोलकर वहाँ से चली गई। प्रिया जी के जाने के बाद सुहानी ने पहले कियारा को ले जाकर बेड पर आराम से सुलाया। उसके बाद फ्रेश होकर वो भी कियारा के बगल में ही सो गई। भले ही सुहानी ने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा था, लेकिन अपनी माँ के कमरे में उनके बेड पर सोकर सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी माँ की गोद मिल गई हो। वो वहाँ चैन से सोना चाहती थी और बेड पर सोते ही उसे गहरी नींद भी आ गई। सुहानी अपने सारी प्रॉब्लम्स को भूलकर चैन की नींद सोई हुई थी। प्रिया जी जब रूम से बाहर आए तब घर पर सभी लोग हाल में उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। प्रिया जी ने उनके पास जाकर उन्हें सारे सिचुएशन समझा दी कि कैसे उन्हें सुहानी कुछ साल पहले कॉलेज एग्जाम के दौरान मिली थी। उसे वक्त सुहानी अपने फैमिली को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे फोर्स नहीं किया, लेकिन वह उसकी हर पल की खबर रखते आ रही थी। आज 2 दिन पहले जब उन्हें पता चला कि सुहानी घर छोड़कर जा रही है, तब उन्होंने सुहानी से कांटेक्ट किया और उसे यहाँ आने के लिए मना लिया। पहले तो सुहानी ने बेंगलुरु आने के लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन जब प्रिया जी ने उसे अपनी कसम देकर और कियारा का वास्ता देखकर उसे यहाँ बुलाया तो वह खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाई और वह उनके पास यहाँ चली आई। प्रिया जी ने घर पर सभी को ये भी बताया कि उन्होंने अब तक सुहानी के बारे में इसलिए सबको नहीं बताया था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह घर में सबको यह उम्मीद दे कि उनकी नातिन सोनारिका की बेटी को वह जानती है और सुहानी यहाँ आने से साफ मना कर दे आई तो जो उन्होंने प्रिया जी को किया था, अगर ऐसा होता तो यहाँ पर सभी का दिल एक बार फिर से दुखता।
जैसे पहले सोनारिका के सबको छोड़कर चले जाने पर यह घर दुख में डूब गया था, प्रिया जी नहीं चाहती थी कि एक बार फिर से यह परिवार इस दुख से निकले। इसलिए उन्होंने तय किया था कि जब तक सुहानी यहाँ आने के लिए मान नहीं जाती वो किसी को भी सुहानी के बारे में नहीं बताएंगे। और आज जब सुहानी यहाँ आ गई थी तब उन्होंने सभी को सुहानी से मिलवा दिया था। सुहानी के बारे में सब कुछ जानकर घर पर सभी इमोशनल हो गए थे। उन्हें सुहानी के बारे में जानकर काफी दुख हो रहा था कि कैसे सुहानी ने अब तक इतनी सारी मुश्किलों का अकेले सामना किया है। इस घर की बेटी होने के बाद भी सुहानी को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, यही सोचकर उन्हें काफी बुरा लग रहा था। लेकिन उसके बाद उन सभी ने तय किया कि अब वो सुहानी की जिंदगी में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं आने देंगे। सुहानी को सबने पूरे दिल से इस घर में अपना लिया था। सभी सुहानी को यहाँ आने के बाद अपना ही लेंगे, यह बात प्रिया जी पहले से जानती थी, लेकिन फिर भी उनके मन में डर था कि कुछ गड़बड़ ना हो, जो अब जाकर उनका डर हुआ था। अब जाकर उन्हें शांति मिली थी कि फाइनली वो अपनी सोना की बेटी को इस घर में ले आई थी। प्रिया जी ने सोनारिका की पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे किया वादा पूरा किया। आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में है, अब तो तुम खुश होगी ना। मैं तुमसे वादा करती हूँ अब उसकी जिंदगी में कोई भी दुख नहीं आने दूंगी। उसकी जिंदगी में आने वाले हर तूफान को उस तक पहुँचने से पहले मुझसे लड़ना होगा। तुम्हारी बेटी का मैं अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। तुम फिक्र मत करना, तुम्हारी बेटी को मैं तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। घर में सभी लोगों ने प्रिया जी को उनसे यह बात छुपाने के लिए माफ कर दिया था कि उन्हें सुहानी के बारे में पहले से पता था, लेकिन महेश जी अभी भी प्रिया जी से थोड़ा नाराज थे। सभी लोगों के जाने के बाद महेश जी भी उठकर वहां से जाने लगे। प्रिया जी अपने पति की एक्सप्रेशन देख जान चुकी थी कि वह अभी उनसे नाराज हैं। उन्हें मनाने के लिए प्रिया जी भी उनके पीछे पीछे ही चली गई। महेश जी अपने रूम में ना जाकर बाहर गार्डन की तरफ चले गए थे। प्रिया जी भी उनके के पीछे पीछे ही गार्डन में आ गई थी। महेश जी जानते थे कि प्रिया जी भी उनके साथ ही गार्डन में आए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की और वह चुपचाप एक साइड जाकर खड़े हो गए। प्रिया जी उनके पास ही जाकर खड़े हो गई। काफी देर तक उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। थक हार कर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने प्रिया जी से कहा, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं था? आपने हमसे यह बात क्यों छुपाई कि आप सुहानी के बारे में पहले से जानती थी? महेश जी के सवाल सुनकर प्रिया जी ने शांति से उन्हें जवाब देते हुए कहा, हमें आपका पूरा भरोसा था, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप अपनी बहन से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। जब वो यहाँ से चली गई थी तब गुस्से में आकर आपने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, और उसी की वजह आप आज तक खुद को उसका गुनहगार समझते आए हैं कि सोना ने आपकी वजह से कभी भी पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ नहीं देखा, क्योंकि आपने उनसे कहा था कि वह कभी लौटकर नहीं आए। आज तक आप खुद को इस बात के लिए कभी माफ भी नहीं कर पाए। ये सब जानते हुए भी अगर मैं आपको ये बता देती कि सोना की बेटी सुहानी को मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि वो कहाँ है, तो क्या आप एक पल भी इंतजार कर पाते सुहानी से मिलने के लिए? नहीं ना। प्रिया जी के सवाल करने पर महेश जी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वो प्रिया जी की बात से सहमत है कि अगर उन्हें उसी वक्त पता चलता है तो वो उसी वक्त सुहानी को यहाँ ले आते। महेश जी के हाथ सुनकर प्रिया जी ने अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा, आपको क्या लगता है सुहानी को इस घर में लाने के लिए हमने कोशिश नहीं की होगी? हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमारी बच्ची उन लोगों के एहसानों के नीचे इतनी दब गई थी, वह चाहकर भी हमारे साथ नहीं आ पा रही थी। हम सुहानी को जोर जबरदस्ती ये नहीं रहना चाहते थे। अगर हमने ऐसा किया होता तो एक न एक दिन सुहानी भी हमें खुद का गुनहगार समझती और हो सकता है वह हमें छोड़कर चली भी जाती। इसलिए हम चाहते थे कि सुहानी अपने सारे पुराने रिश्तों को छोड़कर पूरे मन से हमारे पास आए। और देखिए, हमारे इंतजार का फल हमें मिला। फाइनली सुहानी के सामने उन लोगों का सच आ गया और उन सभी को छोड़कर सुहानी हमारे पास लौट आई। अब हम अपनी बच्ची का ध्यान रख सकते हैं। हमें हर पल अब इस बात का डर नहीं रहेगा कि सुहानी किसी भी वक्त हमें छोड़कर वापस उनके पास जा सकती है। हम जानते हैं कि इस वक्त हम आपके थोड़े खुदगर्ज लगेंगे, लेकिन हमारा यकीन कीजिए,
जिन लोगों के साथ सुहानी अब तक रह रही थी उन्हें सच में हमारी बेटी की कोई कदर नहीं थी। अगर उन्हें हमारी बेटी की फिक्र होती तो वह उसे इस वक्त कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। आप जानते हैं हमने सुहानी को कॉल किया था। उसी वक्त आधी रात को सुहानी दिल्ली के लिए निकल चुकी थी। वो कियारा को लेकर अकेले दिल्ली जा रही थी, उस शहर में जहां से ये तक नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। और यह बात उसके परिवार को पता थी, उसके बावजूद उन्होंने उसे अकेले जाने दिया। एक पल के लिए हम ये बात मान भी लेंगे सुहानी ने जिद की होगी, लेकिन क्या उस बच्ची की जिद उसकी सुरक्षा से ज्यादा जरूरी थी? उन्होंने आधी रात को उसे दिल्ली के लिए रवाना कर दिया, बिना उस बात की चिंता किए कि बीच रास्ते में सुहानी और कियारा के साथ कुछ भी हो सकता था। उन्हें कुछ हो जाता तो वो लोग क्या करते, हम क्या करते? इसलिए हमें लगता है सुहानी ने उन रिश्तों को छोड़कर एकदम सही निर्णय लिया है। अब हम कभी उसे उन रिश्तों के पास दोबारा नहीं जाने देंगे। और आपको पता है उन्होंने सुहानी की शादी भी एक सब्स्टिट्यूट की तरह उस लड़के से करवाई जो पहले उनकी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता आया था। उनको बेटी शादी से भाग गई तो सुहानी को सोनाक्षी की जगह मंडप में बैठा दिया, और न सिर्फ मंडप में बिताया बल्कि उसकी शादी भी करवाई उस लड़के से जिसे वो जनती तक नहीं। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड।